वीडियो नॉट विजिबल, अभी देखते हैं। अब बताओ क्या दिख रहा है? अब दिख रहा है वीडियो? आवाज आ रही है? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, आवाज आ रही है? वीडियो दिख रही है सर? ठीक है, ओके, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है, आवाज आ रही है। अरे बच्चों, अरे अरे सुन लो इधर। अब अरे मेले बिछड़े, अरे वो मेले बिछड़ी बहन है, 14 साल बाद मिली है क्या? चलो इधर ध्यान देंगे, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, है ना? क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? अब क्या दिख रहा है? सब सही दिख रहा है अब? चलो सर शुरू करें भैया। आखिरी शब्द बोल दो अपने एक दूसरे से कि भाई बाकी बातें, है ना, क्लास के बाद करेंगे सर। ठीक है, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? 10 कदम पढ़ लिया था। ए भाई, चैन से सोना है तो जाग जाओ। और पीछे वाले आगे क्यों नहीं बैठ रहे यार? आगे हो गया, आगे वाले पीछे नहीं बैठ रहे यार। एक आध, हाँ हाँ, इधर आओ। थोड़ा थोड़ा जरा जाओ, जो उसको अंदर जाने दो, कोई नहीं, दिख ही जाएगा, है ना? ट्रेन का डब्बा नहीं बनाना कि 4 घुस जाएंगे एक में। ठीक है सर, क्या पढ़ा था जल्दी बताना? 10 कदम। ठीक है, कौन कौन से वाली में? सेक्शन 10 कौन सा गाना सुना था? तुम्हारा ग्रुप बनेगा तो भेजो ना। राम प्यारी क्या चलती है? ठीक है, याद आ गई ना बात? क्या उन्हें, है ना, ऊपर से पढ़ के बात समझ में आती थी कि कौन सा टॉपिक क्या कहता है? चल चल रही मेरी राम प्यारी हमारे आने वाले पूरे क्या है? हाँ, यानी कि पूरे पूरे 10 के 10 चैप्टर है। यानी कि वो 10 जो एलिमेंट हमने पढ़े वो 10 के 10 हमारे कॉन्टेंट के क्या बनेंगे? चैप्टर बनेंगे, है कि नहीं बात? वो सारे के सारे क्या है सर? है ना, चैप्टर है। तो सर ये मेरी अभी बस 1-2 साल पहले की है राइट? हाँ, बस तुमसे 4-5 टेंशन में बाल चले गए थोड़े मेरे, है ना? तुमसे 4-5 साल ही बढ़ा हूं वैसे तो, ठीक है ना? अब सुनो भैया ध्यान से। तो क्या पढ़ लिया था? सेक्शन 10 पढ़ लिया था। आज पता क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है सर हमें टाइप्स ऑफ, हाँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हमें आज जानना है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जान ली, लेकिन हमें तो देखना है कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। मजेदार टॉपिक है सर, ठीक है ना? हालांकि देखो मैंने ये आईसीआई ने इसको ऐसे किया है कि भैया कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फॉर्मेशन से होते हैं, यानी बना के होते हैं, कुछ उसकी वैलिडिटी पे होते हैं, ये हम पढ़ेंगे ना, कुछ उसकी परफॉर्मेंस के बेस होते हैं, है ना, और कुछ लायबिलिटी पे बेस होते हैं। ऐसे भी याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको क्या रहे, ग्रुप पढ़ के आपको रहे कि हाँ भाई इस तरीके से होते हैं। अगर मुद्दे की बात है कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया है ना, याद आ गया नहीं आ गया? चलो दिखा देता हूं भैया, है ना? मैंने तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है सर? ये वाला, हाँ, वैलिड होगा नहीं होगा? वैलिड होने का मतलब क्या है? मतलब ये लिखित में है या नहीं है? लिखित में है कि नहीं है? अब देखो सिंपल सी बात, एक तो स्टैम्प पेपर पे है ना, अब तो खैर पहले ऐसे स्टैम्प पेपर मिलते थे, अब आजकल मिलते हैं हमें ई स्टैम्प पेपर मिलते हैं ना, अब ई स्टैम्प पेपर मिलते हैं, पहले ही वाले मिलते थे, ठीक है? अब देखो ये क्या लिखा है? एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? स्टैम्प पेपर वाले खुद लिख के दे रहे हैं, केरल में बनवाया था ना, स्टैम्प पेपर वाले खुद लिख के दे रहे हैं कि ये अभी क्या है? एग्रीमेंट है। यानी स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ आता है क्या? एग्रीमेंट। यानी जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो स्टैम्प पेपर पे लिखवाते हैं दिस इज अ परचेज एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट है? परचेज एग्रीमेंट, ठीक है ना, राइट? फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर, है ना, ये सारी चीजें, डेट नंबर, फिर ये भैया नाम हो गया ना, नाम पता, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेल लिए बच्चों ने, खेलते थे हम, ठीक है ना भैया, नेम प्लेस एनिमल थिंग, राइट? उसके बाद एनफोर्सिबिलिटी क्या है? ये मुद्दा क्या है सर? ये एनफोर्सिबिलिटी है कि नहीं? बताना एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ,
एक तो अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट प्लस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। केस का नाम बाल्फर वर्सेस बाल्फर, अभी तो एक ही केस याद किया है ना। तो एनफोर्सिबिलिटी का मतलब, अब ये क्या एनफोर्सिबिलिटी अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट ये बात दिखाता है? सर बिल्कुल दिखाता है कि जो साइन किए गए हैं वो इस एग्रीमेंट से ही एनफोर्स किए जाएंगे, इस एग्रीमेंट के बेस पर साइन किए गए हैं। पहली बात क्या, इट इज द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब देखो ये बात पता लगती है कि मैंने क्या खरीदा है ना, मैंने ये खरीदा है सर कि मान लो इट इज अ परचेज ऑफ वेकेशन, ठीक है ना, राइट, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। जो कंपनी वेकेशन यानी कि मैंने क्या परचेस किया सर, वेकेशन। वेकेशन बोले तो एक तरीके से होटल रिजॉर्ट के रूम्स है ना, कि भैया मैं आपको मेंबर, कुछ होता है मेंबरशिप दे देते हैं ना, कि भैया आप कभी भी घूमने आना, आपने मेंबरशिप दे दी तो आपके लिए हम क्या कर देंगे, रूम बुक कर देंगे। तो ये मैंने परचेज, अब ये बताओ इसके लिए मैंने जो भी फीस दी वो क्या है, लीगल रिलेशन है या प्यार मोहब्बत का रिलेशन है? लीगल रिलेशन है ना। तो इसका मतलब क्या है, एनफोर्सिबिलिटी है। एक तो एग्रीमेंट से ही चीजों को एनफोर्स कराऊंगा, मैं उनके ऊपर क्या केस करूंगा कि भैया मुझे अगर होटल का रूम नहीं मिलेगा तो मैं केस करूंगा, और वो मेरे ऊपर क्या केस कर सकते हैं, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो केस कर सकते हैं। यानी इसके अलावा वो वाली बात, गाड़ी तो नहीं मांग सकते ना, ठीक है, कि आपकी गाड़ी हमारी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, टायर हमारे हो गए, ठीक है। दूसरी बात क्या ये लीगल रिलेशन है या फिर सोशल रिलेशन है? इंटेंशन क्या है हमारी, लीगल। यानी आपके छोटे दिमाग को, नाना पाटेकर को पहले ही पता होता है अच्छा है, बहुत अच्छा है, छोटे दिमाग में बात डाल ले अपनी, अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो क्या होगा, केस। तो मैंने भी उनको बोल दिया, तुमने मुझे कमरा नहीं दिया तो क्या होगा, पैसे लिए बैठे हो, भैया घूमने फिरने जाओ, कमरा क्यों नहीं दे रहे? तो इसका मतलब क्या, कोई दोस्ती यारी नहीं, मैं इस बंदे को जानता भी नहीं, है कि नहीं बात। जिसने साइन किए उसके साइन से उसका नाम कोई पता नहीं लग रहा, लेकिन मैं किसको जानता हूं, मैं इस कंपनी को जानता हूं कि फॉर दिस कंपनी, राइट। साइन तो ऑथराइज पर्सन है। अच्छा, ऑथराइज पर्सन जो साइन कर रहा है वो आज नौकरी कर रहा है, कल नहीं कर रहा है, क्या पता लग रही है बात, है कि नहीं बात। तो मैं उस बंदे पे थोड़ी केस करूंगा, किसके पे केस करूंगा, कंपनी पे केस करूंगा। अच्छा, उसने आज जॉब छोड़ दी हो, है ना, तो उसका गए मेरे पैसे, क्योंकि हाँ, तो मैं कंपनी पे केस करूंगा। इसका मतलब कंपनी के बिहाफ पे केस हुआ है। ये हो गया लिविंग पर्सन वर्सेस कंपनी। इसका मतलब एनफोर्सिबिलिटी में मैंने क्या डाला, लीगल रिलेशन हुआ। क्या हुआ सर, लीगल रिलेशन हुआ। बोला समझ गया सर, मजा आ गया सर। अब मुद्दे की बात आती है कि सर ये एग्रीमेंट जो किया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ, जो यहां पर आके कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पे पार कर चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, रिटन है कि नहीं है कि नहीं बात, ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन है कि नहीं है? सर बिल्कुल रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, इसे हम बोलते हैं सर रिटन कॉन्ट्रैक्ट। रिटन कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है सर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है कि नहीं बात, राइट। अब भैया एक बात बताओ, तुम यहां कैसे आते हो, मेट्रो से आते हो, कुछ बच्चे बाइक से भी आते होंगे, है ना, कुछ गाड़ी से भी आते होंगे। अब तुमने भैया बाइक में, स्कूटी में क्या डलवाया, मिट्टी का तेल तो डलता नहीं होगा, है ना, क्या डलता है सर, पेट्रोल वगैरह डलवाया। पेट्रोल वगैरह डलवाया, तुमने उससे बोला भैया टैंक फुल कर दे, तुमने अपनी गाड़ी में टैंक फुल करा दिया, ठीक है, बात समझ में, गाड़ी में क्या करा दिया, टैंक फुल करा दिया। मान लो भैया 4,000 रुपए का पेट्रोल डीजल डल गया, राइट। पैसे कब देते हैं, एडवांस में या बाद में? बाद में भी तुम्हें पता, बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं देते, एडवांस क्यों नहीं देते? हाँ, पता नहीं लगा ना कितने रुपए का आएगा, राइट, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। अब तुमने जैसे टैंक फुल कराया, ठीक है, तुम गाड़ी स्टार्ट करके निकल लिए, पेट्रोल लेट गया तुम्हारी गाड़ी के आगे। अब कहाँ जा रहा भैया, कहाँ जा रहा भाई, मैं घर जा रहा हूँ। तो तुमने कहा भैया पैसे, पैसे किस बात के पैसे, कौन से पैसे, तुम बन गए बाबू भैया, है कि नहीं बात, पैसे पैसे कौन से पैसे, किस बात के पैसे, पेट्रोल डलवाया है कि नहीं बात, भैया पेट्रोल डलवाया पर पैसे नहीं दूंगा, तो लड़ेगा ही लड़ेगा। वो करे ओए भैया लड़ना वड़ना कुछ नहीं, है ना, ये कोई तरीका नहीं है कि भैया मैंने तो पढ़ाया नहीं, कोचिंग के नीचे मिल जाए, ना ना ना, सन ने मना किया ऐसी बातें नहीं करनी, है ना, राइट। वो कह रहा भैया लड़ाई किस बात की, लड़ाई किसी बात की है ही नहीं, मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, है ना, या तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, मैंने तो बोला पेट्रोल डाल दो, तुमने डाल दिया, मुझे लगा फ्री सेवा है। ऐसा कहा लिखा है, पैसे पैसे देने पड़ेंगे, कहीं लिखा, तूने एग्रीमेंट किया, पहले बताता मुझे, देख अभी सर ने जैसे बताया इतने रुपए देने पड़ेंगे, परचेज एग्रीमेंट है, तो ये बता कहां तूने लिख के दिया पैसे देने पड़ेंगे। बेचारा पेट्रोल पंप वाला क्या था, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, वो कह रहा मैं पढ़ा लिखा होता तो यहाँ पेट्रोल में अटेंडेंट होता है,
तो कह रहा भैया बेकार की मत करो, मेरी नौकरी चली जाएगी भैया, क्या क्यों बेकार की बहस कर रहे हो तुम? ना ना ना, पैसे देने पड़ेंगे। आज तक तो आज तुम पहले हो जो ऐसी बात बोल रहे हो, वरना सब पैसे ना। तो ये बता लिखा कहाँ है ना? और किस बात पे लड़ेगा ये बता? कोर्ट भी जाएगा तो किस बात पे लड़ेगा? पैसे क्यों दूं? बिल्कुल नहीं दे रहा, मैं 10 गाड़ी में पेट्रोल भर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो केस लड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं है? बोलो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही बात सर। कोई कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट नो मनी, है ना? नो कॉन्ट्रैक्ट नो मनी। ऐसे भैया अगली बात, तुम दुकान पे कुछ खाना खाने गए, ठूस ठूस के खा ली तुमने, वो तुम्हारे अंदर ऊंट की कैपेसिटी है ना? साइड में भर भर के भी लिया है, कल काम आएंगे, भैंस की तरह निकालेंगे, चबाते रहेंगे, है कि नहीं बात? राइट। कोल्ड ड्रिंक वल्ली साइड में या किडनी के बगल में, जब जरूरत होगी पाइप से खुद निकाल लेंगे, ठीक है? ऊंट वाली कैपेसिटी जो हम शादियों में करते हैं तो करते हैं। 2 दिन पहले नहीं खाते, 2 दिन बाद तक नहीं खाते, ठीक है? पेट खुद कह रहा था क्या कर रहा है, कॉफी के ऊपर आइसक्रीम कौन डालता है ना? और उसके ऊपर गोलगप्पे। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कर रहे हो अपने पेट के साथ, ठीक है? अब लेकिन तुमने जिस रेस्टोरेंट में खाया वो शादी नहीं थी, तो तुम्हें पैसे देने के लिए उसने बोला, तुमने कहा कहाँ लिखी है? तो कहाँ लिखा है कि तू खाना खाएगा तू पैसे देगा, मैं साइन करूंगा तू साइन करेगा? कहाँ लिखी है बात? रेस्टोरेंट वाला वेटर भी कह रहा भैया रुक जाओ, मालिक को बुला लो यार, तुम अजीब अजीब सी बातें करते हो। तुम चलो यहाँ तो तुम चले गए जहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग मिल जाए। तुम भैया किसी चाय वाले के चले गए, हमारे बगल में चाय वाला ना तुम्हारे कोचिंग के नीचे, है ना? राइट, चाय वाले के चले गए। तुम थे भैया मान लो 30 40 50 जने भैया, वो भी खुश हो गया। 50 जने इंटू 10 रुपए 500 रुपए। हाँ भैया बना रहा हूँ। तुमने चाय के साथ साथ बिस्किट, हमारे बचपन के फेवरेट कौन से? पार्ले। जब तक डूबे ना मजा क्या आएगा, है कि नहीं बात? तुमने पार्ले जी के पैकेट, उसने सोचा 1000 रुपए की सेल हो गई, मजा आ गया सर, है ना? राइट, बच्चे आ गए इतने सारे। तुम लोग कह रहे हो भैया किस बात के पैसे, किस बात के पैसे? हमने बोला चाय पिलाएगा, तूने बोला पिला दूंगा, बना फिर। तूने ये तो बोली नहीं पैसे लूंगा, क्योंकि बेचारा वो पूछता भी नहीं। तुम कभी पूछते कि चाय वाले गए, तुमने बोला कि भैया चाय पिला दो, तो उसने बोला भैया पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे बोला उसने? नहीं बोला ना। वो कह रहा है सर मैं आज तक किसी ने पूछा नहीं, तुम पहले हो जो कह रहे हो कि भैया तू बता एग्रीमेंट कहाँ हुआ? अब वो तुम 50 जने, वो अकेला, उसे पता पिट जाएगा वो। तो कह रहा भैया देखो ऐसी बातें मत करो यार, 1000 रुपए की सेल होगी, तुम्हें नुकसान करा रहे हो, है ना? राइट, बिस्किट वगैरह तुम ये यार बताओ, मैंने चाय पत्ती अदरक ये वो मसाले डाले, गरम मसाले है, राई का छौंक लगाया तुम्हारे लिए चाय में, जीरा भी डाला मैंने। तुम कह रहे हो कि यार पैसे नहीं दे रहे। तुम कह रहे हो भाई मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझे पढ़ाया गया कानून के बारे में। नो कॉन्ट्रैक्ट नो मनी, और नो कॉन्ट्रैक्ट तू केस भी नहीं कर सकता। तू कोचिंग में जाकर मत नहीं लड़ सकता। अब तू जाएगा सर बोल देंगे भैया आप बात कर लो आपस में, तू कोचिंग छोड़, तू कोर्ट भी चला जाता। वो कह रहा है भैया मैं गरीब आदमी, मैं कोर्ट के चक्कर रहता हूँ, चाय बेच रहा होता है, है ना? उसके साइड में बूट पॉलिश वाले अंकल है कि नहीं बात? तुम उनसे भी ऐसे कह रहे हो जूते पॉलिश करा ले, किस बात के पैसे? तो अगली बार तुम्हारी पैंट रगड़ देंगे वो, है कि नहीं बात? अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? बोलो कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? तो जब तुमने लिखा ही तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का? बोलो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। अरे पागल हो रहा है है ना? कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन में, अरे भैया बचपन से लेके 55 तक, है ना? अगर तुम क्या कहते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दुनिया खत्म नहीं हो जाती। पता ना पेट्रोल पे कितनी लंबी लाइन लगी होगी। तुम्हें डलवाना 50 रुपए का पेट्रोल, है ना? तो साथ में पेपर में जेब में भर के वो लेके घूमोगे स्टैम्प पेपर, या फिर पेट्रोल पंप वाला स्टैम्प पेपर लिखेगा, फिर वो लिखेगा क्या तुम मुझे पेट्रोल डलवाओगे, है ना? तो वो लिखेगा हाँ पेट्रोल डलवाऊंगा, नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी सेल्समैन कंपनी की स्टैम्प, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट, इंडियन ऑयल लिमिटेड, है ना? फिर साइन होंगे, परचेज एग्रीमेंट, कितने रुपए का पेट्रोल? 20 रुपए का डलवाऊंगा मैं। तुझे इससे क्या 20 का डलवाऊंगा मैं? तो 20 रुपए के चक्कर में स्टैम्प पेपर उससे ज्यादा खर्च कर दोगे। 10 का स्टैम्प पेपर समझेंगे। फिर तो तुमने ये पेंसिल, ये बहन, ये मुन्नी, ये तूने पेन चुराया है, खरीदा होगा ना तुमने भाई, पेंसिल चुराई खरीदा है ना? राइट। अब ये बताना ये कपड़े खरीदे चुराए हैं। अब मान लो 1-2 रुपए की चीज के लिए स्टैम्प पेपर कहां से आएगा? तो भैया पेट्रोल पंप पे लाइन कहां पहुंच जाएगी? लंका पार। रावण खुद कह रहा होगा भैया मेरे यहां क्यों आ गए, है ना? इतने देश की जनता है हमारी कि साउथ में लाइन लगे तो राम सेतु से लंका पहुंच जाए वो, है कि नहीं बात? तो कह रहे भैया गड़बड़ क्या है? हर चीज अगर रिटर्न में दे दी
तो एक तो कोर्ट में चक्कर, किस बात का? स्टैम्प पेपर खरीदने का, है ना, राइट। और दूसरा क्या चक्कर? लाइन में लग के कॉन्ट्रैक्ट करने का, है ना। यानी कि 1-2 रुपए की चीज के लिए भी, 10 रुपए की चीज के लिए भी, 50 रुपए की चीज के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? लाइन में लगना पड़ेगा। तो पेट्रोल पंप पे वैसे अगर लाइन लग रही है तो और कितनी लाइन लग जाएगी? और लंबी लाइन लगेगी। तो बताओ वैलिड होगा इनवैलिड होगा? दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी? सोचो, बात समझ में आ रही ना। तो जज साहब की क्या थी सर? जज साहब की क्या थी भैया? ये उठाना जरा। जज साहब की क्या थी? मजबूरी की। दिक्कत को जानते हुए भी उन्होंने क्या किया? दिक्कत को जानते हुए उन्होंने क्या किया? ओरल कॉन्ट्रैक्ट को, है ना, ये लगा देना, वो निकाल दो। दिक्कत को जानते हुए उन्होंने क्या किया? ओरल कॉन्ट्रैक्ट को मजबूरी दे दी। किस बात की? कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो ये एक बात बताओ, ये तो सबसे आसान जवाब था जो तुम बचपन से करते आ रहे हो। तुम खुद सोच के बताओ, तुमने जितनी भी डीलिंग की रही है, तुमने जितनी भी डीलिंग की है, उसको तुमने बस क्या नहीं बोला? उसको तुमने आज तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला, है ना। यही तो मजबूरी है कि तुमने आज तक क्या नहीं बोला? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला। पर भैया है तो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट ही वो। तो बताओ, अगर हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड दर्जा ना दें तो क्या होगा सर? खेल खत्म, पैसे हजम, है ना, लाइन लग जाएगी, दंगे हो जाएंगे, है कि नहीं बात? राइट। तो जज साहब ने बोला भाई वो अनपढ़ बेचारा, वो प्रेस वाला, चाय वाला, है ना, बूट पॉलिश वाला तुम्हारे घर में, है ना, कोई न्यूज़पेपर डाल रहा, वो ये सारे लोग क्या करते रहेंगे? हाँ, तू अपनी टी शर्ट प्रेस कराने का, उन्होंने कहा भैया 2 रुपए हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कर पहले। तो तुम तो 2 रुपए का, 2 रुपए तब दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट करो। कह रहा भैया मुझे क्या पता, तुम कह रहे मुझे क्या पता। तू दुकानदार, तुझे क्या रखने चाहिए? स्टैम्प पेपर रखने चाहिए। अरे तो स्टैम्प पेपर रखने के लिए उसे 10-20 रुपए तो खर्च करने पड़ जाएंगे उसे। और फिर स्टैम्प पेपर तो प्रिंट करके होगा क्या? रद्दी तो जाएंगे वो। तो जज साहब ने कहा भाई रद्दी बढ़ा रहे हो देश में, है ना, कानूनी पेपर वर्क बढ़ा रहे हो देश में बेकार के चक्कर में, और वैसे आजकल तो ऑनलाइन जमाना है। तो जज साहब ने बोला ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। अब ओरल कॉन्ट्रैक्ट करो या रिटन में कॉन्ट्रैक्ट करो, वो उन दोनों को क्या बोला गया प्यार से? हाँ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आपने एक्सप्रेस किया, या तो बोलकर या लिखकर। बात समझ में आ गई? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज डन आइदर रिटन और स्पोकन, है ना, वो होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बस ओरल कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत ये है पुराने जमाने में कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं होते सर? ओरल कॉन्ट्रैक्ट में सबूत, क्या सर? सबूत इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल होता है। रिटन कॉन्ट्रैक्ट में सबूत क्या होता है? आसान होता है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट में फिर वो गवाह पेश किए जाते हैं। तो वो गवाह क्या होते हैं ना, पलट गए कोर्ट में जाके, है ना, पहले तो बोला हाँ मैं गवाही दूंगा, रिश्वत खा के पलट गए फिर वो, है कि नहीं बात? तो गवाहों के साथ ये दिक्कत होती है, वो झूठी बोल सकते हैं, लेकिन रिटन में ये दिक्कत नहीं होती। रिटन तो जो है वो है, उसमें आप झूठ नहीं कर सकते। तो भैया जज साहब ने कहा कोई बात नहीं भैया, ओरल और रिटन दोनों हम क्या मानेंगे? एक्सप्रेस मानेंगे। आपको आपके वकील को कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ेगी ये बात कि भाई ओरल कॉन्ट्रैक्ट किसके फेवर में है। बोलो समझ गए सर? अब ये बताओ, कभी ट्रेन में ट्रेवल किया है? नहीं किया? अरे सीधा प्लेन में ही? अरे बहुत बढ़िया बात। नहीं सर, बस में ट्रेवल किया है, ठीक है। तो लगभग मैं मानता हूँ 99% बच्चे ट्रेन में ट्रेवल, अरे मेट्रो भी ट्रेन की जैसी हो गई यार, है ना। तो ट्रेन में ट्रेवल किया, अपनी वाली ट्रेन में ट्रेवल किया, नॉर्मल इंडियन रेलवेज, है कि नहीं बात? राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा स्लीपर क्लास, एसी क्लास, मैंने ट्रेन में ट्रेवल किया, ठीक है। अब जैसे भैया तुमने ट्रेन में ट्रेवल किया, सुनना ध्यान से, अब जैसे तुमने ट्रेन में ट्रेवल किया, भागते हुए अंकल जी आ गए, ये वाले कौन अंकल जी? ना ऐसे तुम भैया कहाँ पहुंचे? रेलवे स्टेशन पहुंचे तुम, है ना। कहाँ पहुंचे भैया? रेलवे स्टेशन। जैसे रेलवे स्टेशन पहुंचे, बच्चन साहब आ गए, ड्रेस में सेम, नीली पैंट लाल शर्ट। तुमने पहनी कभी? क्यों नहीं पहनी? नॉट इंस्पायर्ड बाय बच्चन साहब, है ना। अब नीली पैंट लाल शर्ट, बच्चन साहब आ गए। बच्चन साहब तुम्हें देख रहे हैं, तुम बच्चन साहब को देख रहे हो, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा। मंजा साहब तुम्हें देख के मुस्कुराए, तुम बच्चन साहब को देख के मुस्कुराए। मनी मन गाना बजा मुस्कुराने की वजह, तुम्हारे मन में गाना बजा मुस्कुराने की वजह। बच्चन साहब ने मुस्कुराते 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 तुम्हारा बैग उठा लिया, शुरू हो गया बैग उठा के। तुम भी मुस्कुरा रहे बच्चन साहब को देख के। बच्चन साहब मुस्कुराते मुस्कुराते कहां पहुंच गए? जहां ट्रेन खड़ी थी
ट्रेन से चले और कहां पहुंच गए भैया? लो कहां पहुंच गए? पुल पे पहुंच गए। और बच्चन साहब, अरे भैया देखो, एक तो 3 अटैची ऊपर, साथ में तुम्हारा एक बैग भी पकड़ लिया, ये लो भैया, इतना बोझ। बच्चन साहब तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे, तुम बच्चन साहब को देख के मुस्कुरा रहे हो, कोई किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, तुम भी चल दिए। और भैया इतना कुछ पार करने के बाद, इतना कुछ नालायक हंस रहे हो, ये ऑनलाइन वाले हंस रहे हैं देखो मेरे ऊपर, है ना। इतना कुछ पार करने के बाद बच्चन साहब कहां पहुंच गए? वैसे मुझे पता है अटैची खाली होगी पक्का। लो भैया नीचे आ गए, कहां गए? अब बच्चन साहब कहां गए सर? नीचे पहुंच गए, है ना। क्या कर रखा पराग सर ने इसमें? ईंटें भर के लाए मुझे लग रहा है। अब बच्चन साहब नीचे पहुंच गए और बच्चन साहब ने बड़ी मुश्किल से, है ना, पसीना वसीना पहुंचा, भयंकर गर्मी पड़ रही है। अरे भैया कहाँ डाल दिया बैग? बैग भैया तुम्हारे यहाँ, है ना, टैक्सी के ऊपर रख दिया, बैग रख दिया टैक्सी के ऊपर, रख दिया। बैग टैक्सी के ऊपर जैसे रखा, बच्चन साहब ने बोला भैया 200 रुपये हो गए, 200 रुपये। कितने रुपये हो गए? तुम मुस्कुरा रहे हो। कुछ भी भैया, कुछ भी नहीं है। रेलवे से जो ऑथराइज है वही मांग रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा, है ना। राइट, देख रहे हो, एक तो ईंटें भर के ला रहे हो, पता नहीं कहां से 3 बैग रख दिए तुम्हारे मैंने, हैं। और साथ में क्या किया, एक अलग से हाथ में बैग पकड़ के लाया, और यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के, वहां चढ़ के, पूरा रेलवे स्टेशन। भैया दिल्ली रेलवे स्टेशन कितना बड़ा है? दिल्ली रेलवे स्टेशन में 16 स्टेशन वो है, प्लेटफॉर्म। अब एक यहाँ से जाने में 10-15 मिनट लग जाते हैं इतनी भीड़ में। और बच्चन साहब कह रहे तुमसे कि भैया इतनी मेहनत कर ली, है ना, पैसे निकाले, तुम मुस्कुरा रहे हो। तुमने क्या किया? बच्चन साहब के गले मिल लिए और कान में बोला थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या बोल दिया? बच्चन साहब कह रहे, अरे भैया भाई बहनों, लाइन वहीं से शुरू होती जहां से हम खड़े होते हैं, थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। अब बच्चन साहब को गुस्सा आना शुरू हुआ धीरे धीरे। बच्चन साहब ने कहा थैंक यू से कुछ नहीं होने वाला, 200 रुपये चाहिए। तुमने बहुत खतरनाक बात बोली बच्चन साहब से, बहुत खतरनाक बात। बच्चन साहब का बीपी हाई हो गया ना। बच्चन साहब को पता था लिख के ओरल दोनों वैलिड होते हैं। बच्चन साहब को तुमने बोला, तुमने बैग उठाया, बच्चन साहब कह रहे और क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे बैग है? मैंने कही ना, मैंने कही भाई, मैंने कही क्या? नहीं ना। तो फिर तुम अरे तो ही किसी की सहायता कर रहा था, मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? तुमने बैग उठाया, मैंने कुछ नहीं बोला। तुम पूरा प्लेटफॉर्म पार करके वापस आके नीचे उतर गए, मैंने कुछ नहीं बोला। जब मैंने कहा नहीं तो ना मैंने ओरल ना रिटन। बच्चन साहब को चक्कर आ रहा है। बच्चन साहब क्या आदमी है, पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? ना दिल से मत बोलना, दिल से मत बोलना, चक्कू मार दूंगा दिल में। दिल से मत बोलना, घुटनों पे जोड़ दो, अपने घुटनों पे जोड़ दो, देने पड़ेंगे। बहन तो दिल से बोल रही है अभी, अपने घुटनों पे जोड़ दो। कोई ओरल रिटन, फिर काय बात के पैसे, है ना, फिर काय बात के पैसे? बात समझ में आई? ऐसी एक और चीज, कई बार तुम ऐसी चीजें करते हो। अबे भैया ऑटो वाला आया, तुम यही खड़े थे, ऑटो वाला रुक गया, ऑटो वाले तुम्हें देखा, तुमने ऑटो वाले को देखा, दोनों मुस्कुरा दिए। तुम ऐसे सरक के उसकी बगल वाली सीट पे बैठ गए, वही मुस्कुरा रहा, तुमने मुस्कुरा देख के चल दिया मंगाता हूँ, ले रहा था वो, जा रहा हूँ। आगे जाके जहां रुका, मान लो तुम यहाँ बैठे 52 पे, वो 62 पे रुक गया, तुमने 62 पे उतर लिए, उनने पकड़ ली, इधर आजा, शर्ट पकड़ ली, पैसे। तुम कह रहे हो किस बात के पैसे? बैठ के ना, तू ना आया बैठ के? ऑटो वाला कह रहा भाई मैं तो ऑटो वाला हूँ, तो तू भी तो आया है। तू कह रहा भाई मैं तो ऑटो वाला, हाँ वही तो कह रहा तू ऑटो वाला, तू भी तो बैठ के आया है, तुझे दिक्कत थी तू सड़क जाता, मैं चला लेता। अब तुम कह रहे हो ऑटो वाला गुस्सा कह रहा भैया क्या बात कर रहे हो, है ना भैया, 52 से बैठे 62 पे आए हो, 20 रुपए हो गए मेरे। तो तुमने क्या बोला? तूने बताया नहीं पैसे लेगा, तू तो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे बोला, तूने भी ऐसे बोला, मैं बैठ गया तेरे बगल में। ऑटो वाला कह रहा भाई अजीब आदमी है, वो कह रहा भाई तूने बोला नहीं, तूने बताया नहीं, मैं किस बात के पैसे दूं? भाई कोई पैसे वैसे नहीं ना, ओरल। अब कम से कम मुंह से तो बोलता है, यहां से वहां तक के 20 रुपया। ऑटो वाला लड़ रहा, कह रहा यार देखो अजीब लोग हैं यार, बता जरा पैसे नहीं दे रहे यार, सवारी बैठ गया पैसे नहीं दे रहे। पीछे वाले भी तुम्हारे कह रहे तू सही कह रहा है, किस बात के पैसे तूने बताया नहीं? वो ऑटो वाला कह रहा वाह है ना, मैं ही मिला लूटने के लिए सुबह सुबह।
ऐसी बस में तो ये होता है क्या, बस वाला कंडक्टर तुमसे बोलता है कुछ भी नहीं, तुम बस में चढ़ के थोड़ी देर बताया टिकट, तुम कह तू दिखा टिकट पहले, तू टिकट दिखा, और मैं कंडक्टर हूं तो क्या हुआ, कंडक्टर तो मैं भी हो जाऊंगा, मैं भी खड़े होकर चला जाऊंगा, है क्या यार, किस बात के पैसे, वो कह रहा भैया टिकट के पैसे लगते हैं, तूने बताया नहीं, उतार दे, हाँ उतार दे, वो कह रहा भाई यार तू यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, अब उतारने की बात कर रहा है, तो सामने वाला कह रहा है कि भैया तुम पढ़े लिखे, तुम कह रहे भाई तू बोलता तो इतने रुपए लेंगे, तूने बोला नहीं, मैंने बताया नहीं, तूने बोला नहीं, मैंने पूछा नहीं, बात खत्म हो गई, पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, काहे देने पड़ेंगे, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, है कि नहीं बात, राइट। ऐसी चाय वाले के बगल में बूट पॉलिश वाले अंकल, है ना, तुम वहां चाय पी रहे हो, अंकल तुम्हारे पैर पकड़ लिए, अंकल पैर मत पकड़ो, तुम तो बड़े हो, अरे रुक जाओ बेटा रुक जाओ, चकाचक तुम्हारे जूते पॉलिश कर दिए, है कि नहीं बात। अब अंकल कह रहा है जूते पॉलिश कर दिए भैया 20 रुपए हो गए, तुम क्या बोल रहे हो, किस बात के 20 रुपए, मैंने कही थी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल गलत जवाब। जज साहब ने बोला सुनने ध्यान से, ये बताओ जो तुमसे पहले पूछा, ये जो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, ये बताना तुम क्यों नहीं पहन के आते लाल शर्ट नीली पैंट, अब तो ब्लू पैंट हो गई ना, कुली वालों को तुम क्यों नहीं पहन के आते, बता दो, बोलो ना, ए मुन्नी लाल शर्ट नीली पैंट क्यों नहीं पहन के आती, बोल, हाँ भाई बोल मत लेना मुझे, बोलो क्यों नहीं पहन के आते, क्योंकि तुम ये कह रहे है, अरे भाई तो खरीदी क्यों नहीं, फिर है नहीं नलायक, है तो नहीं, खरीदी क्यों नहीं, हाँ नोट्स में दे रखा, खरीदी क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये ड्रेस किसकी है, तुम्हें किसने बताया ड्रेस कुली की है, क्योंकि ये ड्रेसिंग सेंस जो है वो कुली का ही बनाया जाता है, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है कि नहीं बात, राइट, बनाया नहीं बनाया, पुलिस वालों की ड्रेस वो खाकी वो वाली होती है, वो गवर्नमेंट ने बनाया, हम लोग नहीं पहनते भैया, उनकी ड्रेस है कि नहीं बात, राइट, बात समझ आ रही है ना। कुछ ड्रेसिंग सेंस और कुछ चीजें इसलिए बनाई गई हैं कि सोसाइटी उसे बिना बोले एक्सेप्ट करेगी। अब ये बताओ अगर बच्चन साहब को पैसे देने पड़ेंगे तो बताओ बच्चन साहब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अगर तुम नहीं दोगे तो बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि जज साहब ने क्या बोला, जज साहब ने बोला देखो अंकल जी दे रहे दिए नहीं दिए, पीछे वाली आंटी घूर रही है देख के बैठ के, है कि नहीं बात, क्यों देने पड़ रहे हैं बताओ, कुछ भी नहीं बोला बच्चन साहब ने, बच्चन तो अपना गाना गा रहे हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, लेकिन क्यों देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऑथराइज्ड बाय द लॉ है एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी है। अब बताओ ऑटो वाले को देने पड़ेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी है कि ऑटो वाले को बिना बोले, बस वाले को बिना बोले अगर आप बैठोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, यानी बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले, अगर बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले अगर आप किसी बात को क्या करते हैं, सोसाइटी कह रहा हूं, सोसाइटी और लॉ किसी बात को एक्सेप्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं मुन्ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या होते हैं सर, इंप्लाइड मतलब विदाउट वर्ड स्पोकन एंड विदाउट वर्ड रिटन। शू पॉलिश इज अ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तुमने पॉलिश करवा ली, तुमने बोला नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि शू पॉलिश वाला पता है क्या बोलेगा, कहेगा सर मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना 10 जने खड़े हैं, 10 से पूछ लो पैसे दिए नहीं दिए। ऑटो वाला क्या बोलेगा, पूरे इंडिया में किसी भी ऑटो वाले से फोन करके पूछ लो कि भैया उसने कभी बोला कि पहले पैसे की बातचीत करी फिर नहीं, बस वाले से पूछ लो और कुली से पूछ लो, क्या इन सब चीजों में हम में से कोई भी कुली, हम में से कोई भी ऑटो वाला, बस वाला, शू पॉलिश वाला कभी भी पहले ये नहीं बोलता पहले पैसे देने पड़ेंगे, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि काम हो गया पैसे दे दो, यानी बिना बोले बिना लिखे सामने वाला समझ जाता है कि पैसे देने पड़ेंगे। जज साहब ने बोला कि भाई अगर कहीं बोला नहीं जा रहा और लिखा नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को लूट लोगे, अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है तो हम भी उसे एक्सेप्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, जिसे बोलने की जरूरत ना हो, जिसे तुम सिर्फ खुद महसूस कर सको, और है ना। अब ये बताओ प्यास लग रही तुम्हें कैसे पता लगता है, मम्मी ने सिम्टम गिनाए थे बचपन में, चांटे लगा के, जब गला सूख रहा हो, थूक भी ना सटकना जा रहा हो, है कि नहीं बात, ठीक है, ठीक, जब थोड़ी हीमोग्लोबिन से डाउन हो रहा हो, बीपी लो सा हो रहा हो, तब पानी पी लियो बेटा, सिम्टम बताया मम्मी ने ना, सिम्टम बताया क्या, फिर कैसे पता लगता है प्यास लगी, इंप्लाइड है। इंप्लाइड क्या है कि तुम्हें खुद पता लगेगा क्या होगा, है ना, प्यास लगी तो क्या पीना है, स्प्राइट से प्यास ना बुझती भाई, क्या पीना पड़ेगा, पानी। अब ऐसी एक आंटी जी है, ग्रुप पे डालूंगा, एक आंटी जी ने बड़ा अजीब सा गाना गाया, जब मैंने गाना सुना तो मुझे गाना बड़ा अजीब सा लगा, तुम बताना गाना सही है या गलत है।
अब आंटी क्या कह रही, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। ऐसे कैसे सुन लिया तूने? अजीब बात नहीं है? आंटी कह रही है वो बेचारा झूलता झूलता जा रहा है ना, साथी प्यार का मुझे ऐसे कहीं चुन लिया भाई? गलत है, गलत है। दुनिया बहुत गलत गड्ढे में जा रही, दुनिया नरक के द्वार खुल चुके हैं दुनिया के लिए। आंटी कह रही है चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। ऐसे कैसे सुन लिया तूने? ना मुझे पता ऐसे कैसे सुन लिया। फिर आंटी हाथ जोड़ रही, सर आपके सामने थोड़ी कह रही हूं मैंने कहा ना ये बता कैसे सुन लिया तूने, ये बता। और उसे देख, रामलाल कैफे वो नाच रहा है, वो नाच रहा अपना भाई कह रहा पिटता दिखा तू भी। ये बताओ गाना वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है। पापा एक्सेप्ट कर लेंगे तेरे? ओ भाई किन्ने बोला? हाँ है, हाँ साइंस वाले भैया। कॉमर्स का यही मजा है, जो तुम साइंस में उल्टी सीधी बातें पढ़ते हो ना, कॉमर्स में लपेटी जाती है वो। पापा को बोलिए पापा चाहे वो कुछ ना कहे मैंने सुन ली बात, और कान के नीचे कान बुद्धि गर्म कर देंगे तेरी वो पिताजी, तुम्हारे भी और उसके पिताजी भी। यूपी में वैसे बैठे हो तुम, है कि नहीं बात? ठीक है, राजस्थान जैसे और कहीं दूर जैसे कोई ऐसा भी नहीं कि भैया, ठीक है। यूपी बिहार में तो खेल खत्म, मुंडी है ना, गई तुम्हारी। पापा मान लेंगे? जब तुम्हारे पापा नहीं मान रहे कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, अब तुम जज के सामने बोल दोगे जज साहब चाहे वो कुछ ना कहे पर मैंने सुन लिया, है ना? तो जज साहब कह रहे हैं, जज साहब पहले उसे बुलाएंगे, तूने कुछ कही इससे? तो आमिर खान कह रहा है, वो आंटी जी बोल रही है ना मैंने तो कुछ नहीं कही। तो फिर वो जज साहब कह रहे हैं इसने कुछ नहीं कही, मैंने सुन लिया, मेरी शादी करा, तो शादी हो जाएगी? भाई शादी के एग्रीमेंट चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, ये इंप्लाइड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ये बता दो। ना चलो तुम अलग अलग ना चलो दोनों, पहले वो वहां नाच रहा है वो नाच रही है, ये बता दो क्यों नहीं हो सकते इंप्लाइड? नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट, नॉट एक्सेप्टेबल बाय द लॉ। जज साहब कह रहे हैं कि भैया सर अब बताओ गाना वॉइड या वैलिड? वॉइड गाना, बिल्कुल वॉइड गाना है, 100% वॉइड गाना है। आंटी जी कह ही नहीं सकती सर, ये तो पता नहीं कहां जाकर लेट जाएगा अभी, कपड़े पड़े फेंक रहा आपने, देखो वो जा रहा स्वेटर उड़ता हुआ, है कि नहीं बात? राइट, पहला नशा है ना, तो भैया कूद ले तू कूद ले। लेकिन आंटी जी ने जो ये शब्द बोल दिए, चाहे तुम कुछ ना कहो, ये इंप्लाइड नहीं हो सकता। रीजन बिंग, इसका मतलब इंप्लाइड, इसका मतलब क्या? इंप्लाइड को कंक्लूड करने से पहले होश में ये सोच लेना इट इज एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी और इट इज एक्सेप्टेबल बाय द लॉ। अब इसको कंपेयर करो कि अगर लड़की कह रही है चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, पर आमिर खान ने कुछ नहीं बोला। अब लड़की कह रही है साथी प्यार का मैंने चुन लिया, आमिर खान ने अब भी कुछ नहीं बोला, बस वो नाच रहा है। क्या नाचना एक्सेप्टेंस हो सकती है क्या? नहीं ना। वो अपने भैया को पकड़ के नाच रहा हो, चाहे क्या एक्सेप्टेंस हो सकती है क्या? बोलो, हो सकती है नहीं हो सकती? बोलो। अब ये बताओ भाई के साथ नाचना है ना, और भैया खुद ही नाचना, क्या ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो सकती है? तो ये जो बेचारी हमारी मुन्नी है ना, ये मुन्नी केस नहीं कर सकती। अब किस बात पे केस नहीं कर सकती? कि भैया साथी प्यार का मैंने चुन लिया, मेरी शादी करा दो इससे। तो जज क्या शादी करवा सकते हैं? जज कहेंगे बहन ये बातें इंप्लाइड नहीं हो सकती जब तक कि सामने वाला रिटिन में या सामने वाला ओरली दुनिया के सामने। जब भैया तुम्हारी कभी जैसे तुम्हारी शादी हुई होगी, किसी की होगी नहीं होगी? सर अभी तो छुपके भी नहीं करी। हाँ मेरी तो हो गई, ठीक है, राइट। अब ये बताओ अगर तुम्हारी शादी कभी होगी, है ना, तो ये बता दो एक्सेप्टेंस, अगर तुम रिटन में ना लो अंग्रेजों की तरह, पर ओरल घर वालों के सामने तो बोलोगे, तो इंप्लाइड हो सकती नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। और भैया तुमने घर में दीदी भैया चाचा ताऊ मामा किसी की शादी में देखा होगा कि जब अगर तो कोई लड़का लड़की हाँ करते हैं तो घर वाले भी एक दूसरे को एक्सेप्टेंस देते हैं कि भैया हमें लड़की पसंद है, हमें लड़का पसंद है ना, लेट्स डिसाइड द केस, है ना। इन दोनों के आपस में सर फोड़ते हैं ऐसे आराम से। शादी में करते नहीं करते, है ना? अभी देखना फेरों के टाइम पे जब मेरा सर फोड़ा, मैंने कहा क्यों फोड़ रहे हो? पंडित जी कह रहे कल से तो फोड़ नहीं है कि नहीं बात? तो मैंने कहा ये अजीब रस्म है ना, तो होता है ऐसा। लेकिन मुद्दे की बात है कि चुप रहकर कभी भी आप इंप्लाइड कंटेंट में क्या नहीं होता सर? तो गाना बिल्कुल क्या है?
इसका मतलब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक बात हमें समझ में आ गई कि सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो अदरवाइज देन वर्ड स्पोकन और रिटन तो होते ही होते हैं, लेकिन उसको कंक्लूड करने के लिए करना पड़ता है इन्फर्ड। इन्फर्ड मतलब करना। कैसे, क्या करना सर? कंडक्ट या एक्ट, कोई काम करने से वो माना जाता है। जैसे कुली का सामान उठाना, इट इज इंप्लाइड ऑफर, और तुम्हारा कुछ ना कहना, इट इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। बात समझ नहीं? ऑटो वाले का रुकना, इट इज इंप्लाइड ऑफर। तुम्हारा बैठ जाना, रिजल्ट इनटू इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई? राइट। शू पॉलिश वाले बच्चे का तुम्हारे पैर पकड़ के शू पॉलिश शुरू कर देना, तुम्हारा उससे मना ना करना, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, विच कंक्लूड इनटू इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। पैसे देने पड़ेंगे, बच्चे के पैसे नहीं मार सकते, ऑटो वाले के नहीं मार सकते, बस स्टॉपेज पे रुकना, इंप्लाइड ऑफर। तुम्हारा बस में चढ़ जाना, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, विच रिजल्ट्स इनटू इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ गई ना? बोलो समझिए सर, मजा आ गया सर? बट इसके अलावा ये बोल देना कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, दैट इज नॉट अ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस एंड दैट इज नॉट अ इंप्लाइड ऑफर। गाना बिल्कुल वॉइड, गाना बनाने वाले कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, यही आंसर, यही मैंने तुम्हें यहां लिख के दे रखा है सर, ऑटो। ठीक है ना? दूसरा एग्जांपल लिख लो। क्या सर? कुली, बस, शू पॉलिश। ये वो है कि सामने वाला आपको ऑफर बोल के नहीं देता, आपको ऑफर कुछ करके देता है ना? आपको ऑफर कुछ करके देता है। बात समझ में? ये चाय वाले के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया उसे एक्सेप्ट करेगी। देखना, तुम चाय की दुकान पे खड़े हो, तुमने कुछ बोला नहीं, उसने ग्लास में डाली, तुम्हें दे दी। या तो मना करो, भाई मैंने बोला ही नहीं। वो कह रहा भैया मुझे लगा तुम मेरी दुकान के बाहर खड़े हो, तो भाई क्यों खड़े हो? चाय पीने के लिए खड़े हुए। लेकिन मुद्दे की बात है कि तुमने पकड़ भी ली। फिर वो कह रहा भैया 10 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए। तुम कह रहे मैंने कही थी बनाने को, मैंने कही थी पकड़ाने को, देने पड़ेंगे। अब इसको सोसाइटी पे ले जाओ। सोसाइटी मतलब अपने बगल वाले से पूछो कि भाई तू दिल आराम से बता, दिल से दिमाग से सोच के बता कि अगर मैंने चाय ऐसे पकड़ लिया, उसने मुझे दी, मुझे पैसे देने चाहिए, तो सामने वाला क्या बोलेगा? सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि आपका चाय पकड़ लेना इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, बोलने की जरूरत नहीं, उसका चाय देना क्या है? इंप्लाइड ऑफर। तो सोसाइटी और कानून किस बात पे सहमत हो जाता है? दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मेन एग्जांपल यही है। एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा? कुली का आएगा, बस का आएगा, ऑटो का आएगा, शू पॉलिश वाले बच्चे का आएगा, क्योंकि आज तक यही 4 केस एग्जाम में आए हैं। और दुनिया इसे क्या मानती है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बनता है कुली और बस, क्योंकि बस एक नॉर्मल कैरेक्टर में होती है, बस कंडक्टर बस ड्राइवर एक ड्रेस में होते हैं, राइट। और कुली का एग्जाम्पल दुनिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि कुली हमेशा को क्या मिलेगा? ड्रेस में मिलेगा, है कि नहीं बात? राइट, बात समझा गई? अभी बताओ कभी एटीएम से पैसे निकाले? कैसे निकाले? ऐसे हाथ जोड़ के, बहन दे दे, थोड़े से दे दे, बहन देख ले, बहन नहीं है, 1-2 हज़ार का नोट देते बस, ऐसे निकाले पैसे? बताओ, ऐसे पैसे निकाले होंगे क्या एटीएम से? नहीं, फिर कैसे निकाले? है ना? अब घुटने में बैठ के रिक्वेस्ट तो करी नहीं होगी। ये बताओ, अब तुमने एक मशीन से पैसे निकाले, किससे निकाले? मशीन से अगर पैसे निकाले हैं तो सोच के बताना, इंप्लाइड हुआ नहीं हुआ? कुछ करने से हुआ नहीं हुआ? कैसे? एटीएम को इंसर्ट करके अपना पासवर्ड डाल के, है कि नहीं बात? तो क्या वो पासवर्ड डालने से वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। अब ये थोड़ी एटीएम से पैसे निकाले, बैंक से पैसे कट गए, तुम बैंक वाले से लड़ रहे हो, तुम्हारे पास तो ना निकाले मैंने। वो कह रहा भैया एटीएम से निकाले, तो एटीएम से तो निकाले, बैंक से तो नहीं निकाले, पैसे कहां गए? मेरे पैसे कहां गए? तो लड़ लोगे। दस ने कहा भाई क्या बोल रहा तू? सर मैंने बैंक से नहीं निकाले पैसे। कहां से निकाले? बैंक मेरे नोएडा में, मैंने एटीएम यूज किया चेन्नई में, पैसे कैसे कट गए मेरे बैंक से? तो बताओ, कटेंगे नहीं कटेंगे? इसका मतलब जज साहब ने बोला कि क्या तुमने एटीएम से बातचीत करी? बहन थोड़े से पैसे दे दे, पेट पकड़ लिया एटीएम का, तेरे पेट में तो भर रहे हैं, चल एक गड्डी दे दे। कैसे बातचीत करी? क्या एटीएम को लिख के दिया, डियर एटीएम मशीन प्लीज गिव मी 2000 रुपीज, आई एम इन नीड, मजबूरी है मेरी, वापस कल वापस आके डाल दूंगा? क्या लिख के दिया? बोलकर और लिखकर हुआ कॉन्ट्रैक्ट? नहीं ना, ना बोलकर हुआ लिखकर हुआ। लेकिन एटीएम से पैसे देते, वो भी क्या है?
भैया ये जो तुम एटीएम से पैसे निकालते आ रहे हो ना, पापा के एटीएम से, मम्मी के एटीएम से, ये भी क्या है मुन्ना, इट इज ऑल्सो कौन सा। अब ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन इसको एक अलग से दर्जा देता है क्योंकि इस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए जैसे हमने कहा इट इज इंप्लाइड एज वेल एज टैसिट, इंप्लाइड एज वेल एज टैसिट, इंप्लाइड एज वेल एज टैसिट, है ना। बोलो जल्दी, बात समझ आ गई। इंप्लाइड का एक केस तो होता है एटीएम से मनी विड्रॉ करना, यानी टैसिट का। टैसिट का एक तो ये लिखा, एक और टैसिट की कहानी लिखी जज साहब ने। जज साहब ने बोला कभी तुम 800 रुपए, है ना। अब मुझे बता दो ये पेंटिंग किससे बिकेगी, पिक्चर में तो खो गए तुम, लाइट बंद करते तो मजा आ जाता, है ना। ये पेंटिंग किससे बिकेगी, तुम्हें कैसे पता 800 वाले को बिकेगी, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। अच्छा, पेंटिंग को बिकने का कंक्लूडिंग पॉइंट क्या होगा, आप बोली लगाना, सबसे ज्यादा बोली लगाना ना, कंक्लूडिंग पॉइंट देखो क्या होगा, ये होता कंक्लूडिंग पॉइंट। एक ये काम होगा जिसे क्या बोलते हैं सर, फॉल ऑफ हैमर, क्या बोलते हैं सर, देखो हथौड़ा गिर गया, नहीं गिर गया, तो ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड माना जाता है, जब हथौड़ा गिरता है। तो हथौड़ा गिरना इज अ कंक्लूडिंग, जब तक 1000 तो 1000 3 फेंक के ना मारो जब तक, है कि नहीं बात, तब तक उसका नहीं हो सकता जिसने बोली लगाई है। तो होता है तीसरा हथौड़ा गिरने से पहले कोई क्या करे, 1200 1100 ऐसे और ऊंची बोली लगा दे। तो जज साहब ने बोला ऑक्शन में कोई भी सामान बिकता था पहले तो कैसे बिकता था, हथौड़ा गिरने पर। अब हथौड़ा गिरना या हथौड़ा फॉल होना एटीएम मशीन की तरह किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड है। तो ऑक्शन सेल में सामान बिकना भी क्या बोला जाता है, टैसिट हो जाता है। आजकल तो आईपीएल में बोली वो बैनर उठा के चलती है, वहां चिल्लाते नहीं है, देखिएगा भाई आईपीएल मैच में बोली प्लेयर का कैसे खरीदते हैं वो उनके पास कुछ बैनर होता है। तो बैनर उठाना और फिर किसी और का ना उठाना, है ना, वो क्या माना जाता है, यानी कि कोई बोल नहीं रहा लेकिन कोई ऐसी चीज जो किसी कंडक्ट पे डिपेंड हो जाए। किस पे डिपेंड हो जाए, हथौड़े के गिरने पर, बैनर के उठाने पर। वो कुछ ऐसे कुछ है, लकड़ी के बैनर से होते हैं, ऐसे उठा देते हैं। तो हथौड़े के गिरने पर, लकड़ी के बैनर को उठाने पर, कुछ करने पर अगर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है तो फिर वो इंप्लाइड होगा, साथ साथ टैसिट होगा। पर टैसिट कब होगा सर, बोलो जल्दी, टैसिट कब होगा। टैसिट सिर्फ 2 ही केस में होगा, बोलो, एक एटीएम और दूसरा ऑक्शन। तो जज साहब ने सिर्फ ऐसी 2 ही चीजें पहचानी है आज तक जो इंसान के ना करने पर, किसी मशीन या हैमर के होने पर कंक्लूड होती है। जज साहब उसे इंप्लाइड प्लस टैसिट बोलते हैं। लेकिन कुली, एटीएम, बस का ड्राइवर, ऑटो, ये सब क्या है, इंप्लाइड है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, है ना, और इन्फर्ड थ्रू द एक्ट ऑफ द या कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। डेफिनेशन दोनों की सेम है, सिर्फ एटीएम और हैमर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्हें इंप्लाइड के साथ साथ क्या बोला गया सर, टैसिट बोला गया, टैसिट बोला गया। बोलो समझ गए सर, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग रखेंगे ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूरा आपका चैप्टर है, फुल चैप्टर है, तो एक लाइन में आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि क्वासी क्या है सर, हमारा पूरे का पूरा चैप्टर तो पेंडिंग रखेंगे। ये लिखा भी है मैंने, इसे बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में सर। तो हमारे पहले तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, राइट, कौन कौन से, एक्सप्रेस, इंप्लाइड, टैसिट, एक्सप्रेस, इंप्लाइड और टैसिट। अब अगर अगली बात करें सर, ये मैंने तुम्हें कल पढ़ा दिया था, क्या पढ़ा दिया सर कल, बताओ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ, विच हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जो सेक्शन 10 की सारी चीजें पूरी कर दे तो वो क्या होगा सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बात समझ में आई, क्या होगा सर, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब सर अगली एक मजेदार बात करते हैं सर, ध्यान से सुनेंगे सर। तुम मुझे बताना कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन बता दो, इक्वेशन, एग्रीमेंट प्लस इजिकल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं कह रहा हूं सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। 2 जनों ने शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया,
मैंने कहा ना शादी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। एक का नाम गजनी और दूसरी हमारी मुन्नी, कल भी 2 जने थे है ना, और दूसरी, इन्होंने क्या किया सर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, दोनों बहुत ही खुश है ना, दोनों बहुत ही खुश, शादी की पूरी तैयारी चल रही थी है ना। सचिन ने कह दिया लहंगा बनवाऊंगी मनुष्य मल्होत्रा से, ठीक है राइट। गजनी कह रहा तू लुटवाएगी मुझे, है कि नहीं बात, यहीं से ले ले चांदनी चौक से, ना ना ना, दोनों लड़ रहे थे आपस में, ठीक है। शादी की तैयारी चल रही थी, लड्डू पेड़े भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुके थे, ठीक है, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन विवाह वाले दिन बहुत ही ज्यादा दुख की खबर आई। गजनी बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया। सजनी बेचारी जो पहले बहुत खुश थी है ना, बहुत ही ज्यादा दुखी, दिल भी टूट गया बेचारी का। अब सजनी बेचारी बहुत ही ज्यादा सदमे में, किसमें सर, सदमे में आ गई। सजनी इतने सदमे में आई है ना, लाइट ही बुझा दी भाई ने गुस्से में, सदमे में है ना, इतनी सदमे में आई कि उस ये बात, ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट या ये मैरिज एग्रीमेंट कहां लेके चलेगी, कोर्ट। जज साहब भी रो रहे हैं वहां, तुम्हारी तरह जज साहब वो भी रो रहे हैं, आज तक ऐसा केस नहीं देखा मैंने। सजनी कह रही है जज साहब मेरी शादी इससे हुई है, इससे मेरी क्या कराओ, शादी कराओ, है कि नहीं बात। अब वो बेचारा शमशान में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कहाँ जाएगा बेचारा वो। उसके घर वाले कह रहे बहन क्या होगा तुझे, क्या कह रही है तू, नहीं शादी करनी है तो, वो देख रोने लगा बेचारा है ना। शादी करनी है तो किससे करनी है, आंसू पहुंच रहा है, किससे करनी है, गजनी से ही शादी करनी है। सजनी बिल्कुल बेचारी, ये भी देखो इसके चश्मे में पानी आ गया है ना, राइट, बेचारी रोने लगी कि शादी करने सदमा लग गया। अब जज साहब बेचारे क्या फैसला सुना है बताओ, ना बताओ क्या होगा सर। जज साहब वो कह रही है, जज साहब एग्रीमेंट देखो, सिग्नेचर देखो, एनफोर्सिबिलिटी देखो। एग्रीमेंट था, आपने बोलता शादी के एग्रीमेंट होते हैं, एनफोर्सिबिलिटी भी थी, कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड है। अब ये बता दो जज साहब, अगर सब कुछ ठीक है तो मैं बिल्कुल कोर्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लेके आई हूं, इसको एनफोर्स कराना पड़ेगा, आपको इनको एनफोर्स करना पड़ेगा, मेरी शादी करानी पड़ेगी। ये देखो साइंस वाला भैया रोने लगा बिल्कुल बुरी तरीके से, ऐसे कर रहा है, हाँ कंधे का सहारा ले ले, एक नहीं बात करनी पड़ेगी भैया। तो किससे कराओगे बताओ, रोने का नहीं, रोने का बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसे रोने का नहीं, किससे। अब बाकी बच्चे शादी हो सकती है क्या, अच्छा छोड़ो कोर्ट क्या फैसला करेंगे तुम ये छोड़ो, मैं कह रहा हूं कोर्ट की बात ही नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं तुम बताओ शादी हो सकती है क्या, हो सकती है। अरे अच्छा बहन कहाँ रहती है तू, सेक्टर 37 इजिप्ट, क्योंकि वहां तो मम्मी बना लेते हैं ना। सर मैं तो मम्मी बना लूंगी, साथ में रखूंगी, है कि मम्मी खेला करेंगे फिर हम, तू ये पट्टी में लपेटूंगी मैं भी, है ना। तो बहन मरे हुए से कैसे शादी करवा लेगी, जो इंसान जिंदा ना हो उससे कैसे शादी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। अबे भैया ये बताओ शादी कैसे हो जाएगी, तुम उसको बेचारे का अंतिम संस्कार करोगे, दाह संस्कार करोगे, या उसको तुम मंडप पे बिठा दोगे, ऐसा हो सकता है क्या, बोलो नहीं ना। तो जज साहब ने बोला भयंकर केस, जब ये पहली बार केस में आया तो भयंकर केस। जज साहब ने कहा बहन क्या कर दी तूने, अजीब सी बात कर दी, तू एक लाश को, मरे हुए को कोर्ट में ले आई और उसके ऊपर केस कर रही है। उसके घर वाले लड़ रहे हैं भैया इसका अंतिम संस्कार करने दो, है ना, वो कह रहे करने नहीं दूंगी, शादी करेगा ये, है कि नहीं बात। तो जज साहब ने कहा बहन दिल से मैं तेरे साथ हूं, बिल्कुल दिल से तेरे साथ, मुझे पता है तेरे को बहुत भयंकर सदमा लगा है ना, राइट। वो कह रही बहन तो करवा चौथ के व्रत भी रख लिए थे, बहन मुझे पता रख लिए होंगे, है कि नहीं बात, लेकिन मरे हुए शादी करा तो मरे हुए से शादी तभी हो सकती है, या तो मेरे करण अर्जुन आएंगे, या फिर ओम शांति ओम, फिर बहन तू भी निकल ले, और फिर अगले साल ओम शांति, अगले बरस या अगले जन्म में ओम शांति ओम कर लेना, है ना, शाहरुख खान की पिक्चर की तरह। बिना ओम शांति ओम हुए बिना करण अर्जुन मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसे हुए बिना शादी
नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओम शांति हो और अगला जन्म भी फिल्मी बातें हैं भैया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जज साहब को लगा यार अगर एक बंदा कोर्ट आ सकता है तो पता नहीं दुनिया में कौन ऐसे सदमा खा के कोर्ट आ जाए। तो जज साहब ने कहा कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। तो जज साहब ने ये बात पहले लिख दी। जज साहब ने कहा भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले आओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा एक कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था, सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं उसे क्या मान लूंगा, वॉइड मानूंगा। यानी आप कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पे खड़े हो और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वॉइड होगा। आप कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पे खड़े हो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, वॉइड होगा। कब कब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या था, फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड था, लेकिन आफ्टर फॉर्मेशन बाद में क्या हो गया, बाद में वॉइड हो गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात जज साहब ने एक बात लिख दी, वॉइड की वजह क्या है, वॉइड की वजह क्या है मुन्नी, हाँ डेथ को आप क्या बोलोगे आज के बाद, इम्पॉसिबिलिटी। वॉइड की वजह क्या है, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। अच्छा एक और बात, दो जनों के बीच में, एक चीनी मिल और बिग बाजार के बीच में, ओ भैया कूद मत जाना, उल्टी कर देगा भी, हाँ है ना, सुनो ध्यान से। दो जनों के बीच, एक बिग बाजार और एक चीनी मिल, बिग बाजार और चीनी मिल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भैया ये लो पकड़ो, 10 करोड़ रुपए एडवांस और इतने टन चीनी भिजवा देना जी, हम पैक कर करके बेच लेंगे। एडवांस देते, चीनी मिल में आग लग गई। यानी एग्रीमेंट क्या था, सही था, एनफोर्सिबिलिटी सही थी, कॉन्ट्रैक्ट भी था, जिंदा था, लेकिन चीनी सप्लाई करने से पहले चीनी मिल में आग लगी। बिग बाजार वाले कह रहे चीनी दे, मिल वाले कह रहे चीनी कहां से, तो चाशनी बन गई, ले ले भले चाशनी है ना, दिमाग चला दे, चीनी दे। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या वॉइड, वॉइड बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, है कि नहीं बात, राइट। अब ये बालक, अब वो पीछे वाला बालक मुझसे कह रहा है सर मेरे घर में पकौड़े बनते हैं सिर्फ मिट्टी के तेल के। जज साहब ने देखा भैया घरों में आग लगने का कारण क्या है, लोग बाग किससे पकौड़े खा रहे हैं, मिट्टी के तेल के। जज साहब ने मिट्टी के तेल के बेचने पर बैन लगा दिया। जैसे आजकल प्लास्टिक बैन है, एसिड पे बैन है, हो जाता है ना मदद में एसिड अटैक हो जाते हैं, है ना, प्लास्टिक से पोल्यूशन हो रहा है। तो जज साहब ने कहा भैया एसिड, प्लास्टिक और मिट्टी का तेल अब दुकानों पे मिलना बंद। पहले मिला करते थे, स्टोव हुआ करते हैं ना, मिट्टी का तेल डाल के स्टोव जलाया करते थे, तब तो परचूने की दुकान, बगल वाली दुकान पे मिट्टी का तेल मिल जाया करता था। लेकिन भैया जज साहब ने कहा जब ये ऐसे घरेलू हिंसा होने लगी, है कि नहीं बात, राइट, बालक मम्मी के सामने खड़े हो गए, मिट्टी का तेल छिड़क के जला लूंगा मैं, जला लूंगा। जज साहब ने कहा भाई क्या करो, मिट्टी का तेल बैन करो। अभी बताओ अगर तुमने ये तेल तेजाब सब क्या कर दिया, बैन कर दिया, लेकिन इत्तेफाक से हुआ क्या, एग्रीमेंट भी वैलिड था, एनफोर्सिबिलिटी वैलिड था। एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी आने के बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रीजन बीइंग, यानी इम्पॉसिबिलिटी के कितने तरीके हुए, 3। पहला मृत्यु, दूसरा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन, तीसरा बैन, और चौथा जो आजकल आप देखते हैं कि भैया एक किसान है बेचारा खेती कर रहा है कि नहीं बात, गडकरी जी आ गए। गडकरी जी कौन है, गडकरी जी, हाँ गडकरी जी आगे कहने लगे पुल बनेगा, क्या बनेगा, हाईवे बनेगा, हाईवे। किसान लेट गया जमीन पे, ऐसे कैसे बनेगा हाईवे, मैं मेरी जमीन है मैं खेती करूंगा। गडकरी जी ने क्या बोला, ये ले पकड़ पैसे, जमीन हमारी। वो कह रहा नहीं पकड़ूंगा पैसे, जमीन दूंगा ही नहीं। तो जमीन क्या कर लेते हैं, वो कब्जा कर लेते हैं, और वो गवर्नमेंट कब्जा करती है तो वैलिड होती है। इसका मतलब पहले खेती का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, एनफोर्सिबिलिटी वैलिड थी, बाद में वो क्या हो गया, वॉइड हो गया ड्यू टू कंपल्सरी एक्वायर। यानी 4 चीजें क्या होती हैं सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। भाई तुम्हारी जमीन थी, सरकार ने उसे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तो गवर्नमेंट से थोड़ी लड़ लोगे। सरकार कह रही है मुआवजा ले लेना भाई, डबल ले ले मुआवजा, लेकिन जमीन हमारी है। लेकिन तुम कह रहे हो जमीन थी तो मुझे मुआवजा दे रहे हो, मैं तो फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, एडवांस ले रखा है कि भैया अगली फसल तेरे नाम, उसका क्या होगा। तो जज साहब ने क्या बोला, भाई वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, तुझे मुआवजा दे रहे हैं, उस मुआवजा से उस बेचारे के पैसे क्या करियो, लौटा दियो, ईमानदारी से काम करियो, लौटा दियो। यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कोर्ट की दहलीज पार नहीं कर सकते। जैसे तुमने गाना गाया, दहलीज पे तेरी रखे जो कदम, जज साहब कहेंगे निकल ले, दहलीज पे तेरी रखे जो कदम, गाना क्या है, वॉइड है। क्यों, क्योंकि दहलीज पे कदम हम नहीं रख सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। जिसके पैसे तुमने ले रखे हैं, जज साहब कहते हैं उसके पैसे लौटा दियो भाई ईमानदारी से,
है ना, तुझे मुआवजा दे देंगे। इसका मतलब जो चीज पहले ठीक होती है बाद में इम्पॉसिबिलिटी की वजह से बेकार हो जाती है, वो क्या होती है? इसको इंग्लिश में लिखेंगे एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एंड वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू, दैट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया डेथ, गवर्नमेंट के द्वारा बैन, गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व नहीं है तो किसी भी चीज का डिस्ट्रॉय हो जाना, जैसे चीनी मिल में आग लग जाना। ये सारी की सारी चीजें दिखाती हैं कि जो चीज पहले थी वो बिल्कुल वैलिड थी, लेकिन अब ये इम्पॉसिबिलिटी की वजह से चीजें क्या हो चुकी हैं। तो जज साहब कहने इन मुद्दे को लेकर कोर्ट में आना क्या है? बेकार है। मरे व्यक्ति को लेकर, खराब किए सामान के ऊपर लेकर और गवर्नमेंट ने कब्जाने के ऊपर लेकर, इन सब चीजों को कोर्ट में आना क्या है? दहलीज पे कदम रखोगे, वकीलों को बोलते तुम तो पढ़े लिखे हो भाई ने, कोर्ट मत लाना ऐसी चीजों को। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो तुमने लिखवाई ना बात सर, ये जो मैं तुम्हें लिखवाई बात, ये सर क्या है? ये वाली बात, वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बिकम्स वॉइड ड्यू टू पॉसिबिलिटी। सर ये जो शब्द है, ये शब्द है इंग्लिश के, किसके शब्द है सर ये? अब लीगल पे आते हैं, है ना। फिर जज साहब ने कहा सर बच्चों को बताओ, बता देना हमारे में ना, तुमने सुना हो तो ये को ये नहीं बोलते, ये को बोलते हैं जे। जे लड़का सही नहीं है, हाथ से निकल गया, और जे मुन्नी भी सही नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रही है ना। और जे बालक पीछे वाले एक दूसरे से बात करते रहे, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, ये को क्या बोल देते हैं? सुना होगा, नहीं सुना होगा, हमारे साइड, नॉर्थ की साइड, यूपी की साइड ये बोलते हैं। अब जब ये कोर्ट में गया केस गजनी सजनी का, ये भी यूपी में ही गया, यूपी हाई, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट। तो जज साहब भी हमारे बिल्कुल देसी स्टाइल के थे। जज साहब सजनी को क्या बोले? बहन गजनी। जे तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आइए ना बहन, जे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जे वॉइड है, कोर्ट में नहीं आ सकते। अब तुम लाशों को, मरे हुए व्यक्ति को, जिंदा लाशों को, मुर्दों को कोर्ट में, है ना बहन, हमारे देश में कहावत चलती है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, है ना। जो बीत गया, जो चला गया वो चला गया भैया। अब भैया मुर्दों को मत निकालो यार, शमशान से मत लेके आओ, कम से कम जिंदों के ही ना निपट रहे हमसे कॉन्ट्रैक्ट। तुम मरे हुए के ऊपर क्या लेके आ रही है? केस लेके आ रही है। अपने दिल को समझा, सदमे से बाहर आ, क्योंकि जे कॉन्ट्रैक्ट क्या है? और जज साहब ने कहा इंसानों को छोड़ो, अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गई, जैसे आग लग गई, खराब हो गई, वो भी क्या है? वॉइड है। और तीसरी बात, अगर कोर्ट और सरकार ने बोल दिया कोई बात खत्म है, तो वो वॉइड है। अब तेजाब पे बैन लगाते, तेजाब थोड़ी बेच लोगे अब, है कि नहीं बात, है ना। तो वो क्या है? वॉइड। जज साहब ने क्या बोला? जे, समझ गए? सेक्शन क्या बना ना, देवा सेक्शन बना लायको। सेक्शन 2 की तो सीरीज पढ़ा रहा हूं, डेफिनेशन ही तो पढ़ रहे हैं सारे। तो डेफिनेशन किस में लिखी जाती है? 2 में। और जे वो सब सेक्शन है जो किसके बारे में बात करता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसलिए हम क्या रखेंगे? जे वॉइड है। क्या वॉइड है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है ना। अब भैया सबसे खतरनाक बात, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात, बड़ी अजीब सी डेफिनेशन बनाई। पहले एक बार पढ़ते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। अंग्रेजी वाले मैम पता क्या बोलेंगे? मैं इतना बड़ा हो गया, अंग्रेजी नहीं आती, ना पास्ट टेंस, ना फ्यूचर टेंस, ना इफ, ना बट। है सही डेफिनेशन है, गलत डेफिनेशन है? नहीं है तो गलत, लेकिन समझ में नहीं आई। फिर आराम से पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। लाइब्रेरी वाले भैया वो कह रहे हैं मेरे ऊपर से भी निकल गई, तो बताओ बिल्डिंग के ऊपर से निकल गई बात? हाथ खड़ा करो सर, निकल गई सर। तुम सबको पता है, समझा दोगे तो हाथ खड़ा करो। एक्समैन हमारे कसम है एवेंजर्स की, जल्दी फरा करा अगल बगल वाले, बिल्डिंग से ऊपर निकल गई ना, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। समझ में नहीं आई ना बात? पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आई थी। अब थोड़ा और आराम से पढ़ते हैं, है ना। ये सर वो कानून, एक्चुअली में दिस इज द रियल लॉ। लॉ वो होता है जो, जैसे वो डालोगे ना अक्षय कुमार को, वकीली के जो पैसे लौटा दे, वो वकीली क्या, ऐसी वो कानूनी के जो आसानी से समझ में आ जाए। अरे आसानी से समझ में आ जाए तो फिर तुम्हें पढ़ने की जरूरत क्या है? फिर तो LLB जैसे प्रोफेशन क्या हो गया? खत्म। फिर तो उसे डिसॉल्व कर दो ना,
क्योंकि जो आम आदमी समझ ले तो फिर वकील की जरूरत क्या है? अगर आम आदमी समझ ले तो वकील की जरूरत क्या है और सीए की जरूरत क्या है कि नहीं बात? अगर तुम कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब चीजें आसानी से आम आदमी को समझ में आ जाए तो फिर हमारे प्रोफेशन की जरूरत क्या है? फिर तो आपने आम आदमी को कह दिया ना, खुद पढ़ो खुद करो, बात खत्म हो गई, है कि नहीं बात? राइट। तो जज साहब ने कहा भैया वो कानूनी के जो समझ में आ जाए, राइट, और हमारी रोजी रोटी इसी से चलेगी। जो तुम्हें समझ में ना आए वो हम समझाएंगे, इसी बात के तो पैसे ले रहे हैं भैया, सलाह के ही पैसे हैं, वरना हम सब एक जैसे हैं। ये बात याद रखना अपने प्रोफेशन में, सलाह के ही पैसे हैं। तुम्हें क्लाइंट तभी फीस देगा, तुम्हारे सिग्नेचर का पैसा तभी बनेगा जब तुम उसे सही सलाह दोगे। उसका टैक्स बनना 10,000, तुम खुंदक में कह रहे हो 12 भरवाऊंगा तेरा, क्यों फीस भी दे दो तुम्हें, वो है कि नहीं बात? तो भैया जज साहब कह रहे हैं सलाह के ही पैसे हैं, वरना हम सब एक जैसे हैं। इसलिए ऐसी भाषाएं आते ही खुश हो जाना चाहिए। क्या खुश हो जाना चाहिए? रोटी पानी का जुगाड़ हो गया। किसका जुगाड़ हो गया? रोटी पानी का जुगाड़ होगा, पैसा वसूलेंगे फीस के, है कि नहीं बात? जितना कॉम्प्लिकेटेड केस और जितना बढ़िया वकील उतने ज्यादा पैसे, है ना, राइट? तो भैया वकील किसके हिसाब से पैसे लेता है? अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे लेता है। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड केस होगा उतना ज्यादा पैसे बनेंगे, बढ़िया बात है। अब इसको आराम से सुनते हैं। क्वांटिटी सीज, सीज का मतलब क्या होता है बताओ? सीज का मतलब क्या होता है? रोकना, स्टॉप कर देना। कि अब कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा सर? रोका जाएगा। एनफोर्सेबल बाय कहां जाने से? एक कॉन्ट्रैक्ट को रोका जाएगा कोर्ट में जाने से। पहली लाइन ये है। पहली लाइन क्या लिखूं मैं? कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया गया? कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पे खड़े, मैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं तुम्हें। एक कॉन्ट्रैक्ट जो रोक दिया गया कहां जाने से? कि भाई तू कहां नहीं जाएगा, अब भाई तेरी कोर्ट की दहलीज पार नहीं होगी, कोर्ट बच जा, तू कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट पर, तू कोर्ट में नहीं जाएगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट नाराज होगा नहीं होगा? अब जब तुम मुझे कोर्ट में जाने नहीं दे रहे, रानी ने मुझे कह दिया एनफोर्सेबल है, तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? रानी से आगे लेके आया हूं मैं। जज साहब ने बोला एक कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहां एक तो भैया लॉ मेकर कॉमा लगाना भूल गए, यानी बच्चा यहां पे स्टॉप लेता ही नहीं है, बच्चा यहां पे स्टॉप ले ही नहीं रहा। यहां हम कॉमा लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाएगा, जाने लायक नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्यों? क्यों बिकम्स वॉइड? क्योंकि वो भाई वॉइड हो चुका है। क्या हो चुका है? बेकार हो चुका है ना। रीजन बीइंग कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है सर? हम बोल रहे गजनी से बहन वो क्या हो चुका है? बहन वो बेकार है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेकार हो गया है। पर ये बात गजनी को समझ में नहीं आ रही। हम गजनी को समझा रहे हैं ये तेरा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं, क्योंकि तेरा कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया है। गजनी कह रही है ना, ये वॉइड तो है ना, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो बेकार है। अब गजनी पूछ रही बेकार क्यों है? तो जज साहब ने क्या बोला? जहां वेन था ना, वेन, एक्चुअली में अगर मैं वेन काट के लगा दूं, यहां कॉमा लगाऊं, यहां लगा दूं वेन की जगह बिकॉज, क्या लगा दूं? अगर जज साहब ने अब बिकॉज लगा दिया होता तो शायद बच्चों को बात समझ में आती। कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं है, बिकम्स वॉइड, क्योंकि वो क्या हो चुका है? क्योंकि वो वॉइड है। बिकॉज क्योंकि इट सीज टू बी एनफोर्सेबल, वो एनफोर्सेबिलिटी के लिए रुक चुका है। एक और शब्द जो भूल गए जज साहब, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, ड्यू टू। अब इस लाइन को पढ़ो, अब इस लाइन को पढ़ो, कॉमा लगा के रुक के। कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, पहले यहां रुकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में क्या नहीं हो सकता सर? कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो इट बिकम्स वॉइड, क्योंकि वो बेकार है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, बेकार हो चुका है, क्योंकि अब वो खुद कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा, क्योंकि बिकॉज इट सीज, अब वो खुद कोर्ट के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? किसकी वजह से? ड्यू टू
डेथ या इम्पॉसिबिलिटी। बात समझ में? जज साहब ने क्या किया, जज साहब ने एक तो ये कॉमन ही लगाए, और जज साहब ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो जज साहब ने लॉ में लिखी नहीं, है कि नहीं बात? राइट, लिखते लिखते यही फुल स्टॉप करके सो गया होगा बनाने वाला, कह रहा बहुत है पढ़ लियो अपने आप, है कि नहीं बात? राइट, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। अब अगर हम इसे पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने से रोक दिया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने से रोक दिया गया, वो वॉइड हो चुका है। वो क्या हो चुका है? वो वॉइड हो चुका है, क्योंकि अब वो कोर्ट में जाने लायक नहीं है इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, क्योंकि अब वो कोर्ट में जाने लायक नहीं है इम्पॉसिबिलिटी की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, अब वो वॉइड हो चुका है, बिकम्स वॉइड बिकॉज इट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल। सीज, अब वो रुक चुका है कि अब वो कोर्ट में नहीं जाएगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। यानी हिंदी बोले, एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रह गया है, वो बेकार हो चुका है, क्योंकि अब वो कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, बिकॉज ऑफ इन डेथ की वजह से। अब वो कोर्ट में जाने लायक नहीं बचा मृत्यु की वजह से, डिस्ट्रॉय की वजह से। अब बताओ, हमें पूरी डेफिनेशन लिखनी एग्जाम में? नहीं लिखनी। हमें सही लिखनी है, गलत लिखनी है? गलत लिखनी है। गुस्सा मत करना, है ना? कॉपी फाड़ दी ऐसे करके, है बेकार की डेफिनेशन लिखे। मैं बताऊंगा सही। ओल्ड डेफिनेशन इनकरेक्ट बाय द लॉ, न्यू डेफिनेशन इन्वेंटेड बाय मी। तुम्हारे घर पे आ जाएगा ऐसी है भैया, वो स्त्री घर पे आ जाएगी, भाई तुम्हारा कोर्ट का है कि नहीं बात? तो बताओ भैया, गलत लिखनी है सही लिखनी है? गलत लिखनी है। गलत नहीं, सही लिखनी है? गलत लिखनी है। सही अपने मन में बनानी है। सही जो तुम बोल रहे हो ना, वो इंटरप्रिटेशन है। पहले लिखेंगे ये एज पर सेक्शन 2J, और बिकॉज लिखना है, व्हेन लिखना है, व्हेन लिखना है। कॉमा लगाना है नहीं लगाना? नहीं लगाना। जैसी डेफिनेशन है एज इट इज वैसी ही डेफिनेशन होगी, उसमें हेर फेर करने का मतलब है तुमने उस डेफिनेशन को गलत बोलकर अपनी इंटरप्रिटेशन डाल दी। पहले तुम ये लिखना, कॉन्ट्रैक्ट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। बोलो जल्दी मेरे साथ, आंख बंद करके बोलेंगे। आंख बंद करो, आंख बंद करो एक बार। अब मेरे साथ बोलना, आंख बंद करो भैया। ओ भैया, क्लास से छोड़ के नहीं भगा रहा था तुम्हें। आंख बंद करो सभी, है ना? घुटने पे फोकस करो, अपने दिमाग पे फोकस करो, इधर उधर मत भटको। इधर कुछ देखोगे तो आंख बंद करो, अपने साथ बोलना, कॉन्ट्रैक्ट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। यहां पॉज लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज, अच्छा मैं ओ बन्नी उंगली काट दूंगा तेरी, मैं ऐसे कर करके देख रही है। कॉन्ट्रैक्ट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, पॉज लेंगे, बिकम्स वॉइड। फिर मन में सोचो वॉइड क्यों हुआ, लेकिन मन में बिकॉज की जगह क्या बोलना है? व्हेन इट। बस समझ में आई बात? 3 बातें ध्यान रखनी है बस, इससे आगे कुछ नहीं सोचना। बोलो, कॉन्ट्रैक्ट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। रुक जाओ, अरे सांस तो ले लो। कॉन्ट्रैक्ट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, सांस ले लो रामदेव बाबा की तरह, है ना? बिकम्स वॉइड। अब सोचो ऐसा क्यों हुआ? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। सीजेस बोले तो कोर्ट में जाने लायक बचा नहीं है। अब अंतरात्मा क्यों कह रही है कि कोर्ट में जाने लायक क्यों नहीं बचा? क्योंकि वो, अब इसको, इसकी इंटरप्रिटेशन लिखो। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एट द टाइम ऑफ, कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, इट बिकम्स वॉइड आफ्टर दैट। बाद में को क्या लिख लो? बाद में को क्या लिख लो? आफ्टर दैट becomes void due to this is the interpretation। ठीक है मुन्ना मुन्नी, this is the interpretation and 2J is the definition। अगर आप खाली ये लिख के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये सेकंड लाइन है आपकी, क्या है? पहली लाइन तो है 2J, क्या है भैया? क्योंकि J, बोलो भैया, J void है। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो भैया डेफिनेशन को GKPL करेंगे। GKPL बोले तो, हाँ, डेफिनेशन को घोट के पीना पड़ेगा, घोट के पी लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज सीज्ड टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, फिर सांस लेंगे, बिकम्स वॉइड, क्योंकि वो बेकार हो चुका है, फिर सांस लेंगे, फिर मन में सोचेंगे क्यों वॉइड हो गया? बिकॉज या व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, क्योंकि वो कोर्ट में जाने लायक सीजेस नहीं रहा, मतलब कोर्ट में जाने लायक बचा ही नहीं है। अब बचा क्यों नहीं है भैया? वो तुम्हें बताइए, इम्पॉसिबिलिटी आ गई, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया।
इतनी बात समझ? तो ये हमने पढ़ा 2J। अगली बात जो उसके साथ पढ़नी जरूरी है, अभी मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कैसे होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है। मैं कह रहा हूं कि ये तो अंतिम पड़ाव है, जहां जहां गजनी को सदमा लगा था कि सब कुछ सही होते हुए भी कोर्ट क्या नहीं कर रहा, कोर्ट मेरे फेवर में बात नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं अंतिम पड़ाव तक जाने की जरूरत नहीं। रानी कह रही है तुम मेरे पास भी बता जियो, इसका मतलब तुम्हारा एग्रीमेंट ही क्या है? ये बड़ा लोचा है भाई, एग्रीमेंट ही वॉइड। मतलब जब तुमने कोई एग्रीमेंट बनाया होगा या तुमने कोई बात ओरल के लिए सोची होगी, बोल रहे होगे, जज साहब कह रहे होंगे बोलने वाली बात ही तेरी गलत है, तेरी सोच ही गलत है, क्योंकि जहां सोच वहां शौचालय नहीं है ना। कई विद्यावान को बुला लो, जहां सोच वहां ये चेक करना है कि सोच सही है या गलत है। और मैं कह रहा हूं कुछ बच्चे बोलेंगे बताओ सोच कहां गलत होगी, कुछ बच्चे बोलेंगे सर सोच वहां गलत होगी जहां तुम इलीगल काम कर रहे हो, कि भाई किडनैपिंग कर लेंगे, चल आज मैच है आईपीएल का, सट्टा लगाएंगे। तो यहां सोच गलत नहीं है, गलत के साथ साथ भयंकर तरीके से इलीगल है। कॉन्ट्रैक्ट कह रहा मेरे पास क्यों आ रहा है, बड़े भैया मना कर रहे हैं आईपीसी पे, क्या कर रहा तू, सट्टा खेलेगा अब, है कि नहीं बात? राइट, किडनैपिंग करेगा, मर्डर करेगा, तोड़फोड़ करेगा, भैया ना 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 ये तो गलत बात है। मैं कह रहा हूं काम इलीगल ना हो, काम इलीगल ना हो, लेकिन क्या हो सर, जहां सोच वहां सोच गलत हो, तो इलीगल ना होते हुए भी वो क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। तो इसका मतलब कोई तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता होगा जो इलीगल ना होते हुए भी क्या है? वॉइड है। बताओ, वो तो इलीगल हो गया। नहीं, चलो मैं बताता हूं, बोलो आप ही बता दो सर। सर वो होते हैं ये, तुमसे भी बहुत आगे है। 10 हाँ करोड़ नहीं होता, क्या होता है? कलोली होता है। करोड़ बोलने में क्या मजा आया, है कि नहीं बात? ठीक है, चाय के साथ क्या खाते हैं? बिस्किट नहीं खाते, बिस्कुट होता है वो। पेंसिल को किससे छीलते हो? नहीं, कटर, अबे कटर होता है वो, ये देखो अंग्रेज शार्पनर बोल रहा है। और जिससे पेंसिल को मिटा जाता है वो रबड़ होती है। वो इरेजर तो अब हुई है, पहले रबड़ ही थी वो, है कि नहीं बात? भूलना जाना बचपन का प्यार। अभी बताओ ये बच्चा कितने रुपए मांग रहा है? बात समझ में आ रही है? कितना मांग रहा है? 10 करोड़। अब तुम बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एग्रीमेंट कर रहे हो, है ना? राइट, कर रहे हो नहीं कर रहे? तो तुम्हें लगता है कि भैया बच्चे को तुम एक एग्रीमेंट में लपेट लो, है ना, उससे कह दो चल तू मुझे गोवा पहुंचने दे, ऐसा करने दे, वैसा करने दे, क्या बच्चे को भगाना सही है गलत है? अब भैया तुम्हारे पड़ोसी में है ना एक छोटा बच्चा रहता है, तुमने बच्चे को बोला भाई चॉकलेट खाएगा, वो कह रहा हाँ भैया खाऊंगा, ये कह रहा चॉकलेट खाएगा, हाँ खाऊंगा, कितनी खाएगा? जितनी भैया आप दे दो। 100 दूंगा, 100। करो भैया इतनी सारी? हाँ। पापा कहाँ गए हैं? मम्मी पापा बाजार गए हैं। घर में देख ऐसा बैग होगा, ऐसा बैग, हाँ भैया है तो ऐसा, उसमें कुछ ऐसा ऐसा होगा काला काला सा, गिरे गिरे सा, हाँ भैया ऐसा, वो लिया। बच्चा कह रहा भैया भैया, तुम है ना पड़ोस के जान पहचान के भैया कह रहे तुम ले आए, फिर तुमने बोला, तुमने खुद लिख के रखा है ना, बगल वाला चिंटू और मैं मिंटू, मैं बच्चे को या मैं इस चिंटू को है ना चॉकलेट देता हूं और उससे बैग खरीदता हूं। तुमने 100 चॉकलेट पकड़ा दी बच्चे को और उससे क्या ले लिया? लैपटॉप ले लिया। अब बच्चे को क्या पता, बच्चे के लिए चॉकलेट की कीमत ज्यादा बड़ी, लैपटॉप तो कुछ भी नहीं है कि नहीं बात? चॉकलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अब वो वाले कितना बड़ा नेक्स्ट का लेवल है ना, वो बड़ी मुश्किल से उठा के लिया है बैग और तुम्हें दे दिया। जैसे उसके पापा घर आए, मम्मी पापा तुम्हारे लिए 20 चॉकलेट, मम्मी तुम मम्मी हो तुम्हारे लिए 30। पापा कह रहे हैं इसके बाद है ना 2 हफ्ते में तुम होश में आ गए, 2 हफ्ते में होश में आ गए, है ना। अब जैसी सब कुछ उगल दिया, चिंटू को पापा ने तुम्हें बुला लिया, हाँ भाई लैपटॉप का है मेरा, ऑफिस का है भाई, वो डेटा ऑफिस का पड़ा उसमें, है कि नहीं बात? मरवाएगा तू ऑफिस वाले और मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तुम भी होशियार। बोल किसकी राइटिंग है ये?
चिंटू कह रहा मेरी है। भैया ने कहा था तुझे नाम लिखना आता है? हाँ स्कूल में तो लिख लेता हूँ नाम। लिख या इसके साइन है, मेरे साइन है, एग्रीमेंट है, लैपटॉप मेरा, चॉकलेट तुम्हारी। ये सोच रहा हाँ ऐसा कर तो सकते हैं। वैलिड इनवैलिड? जहां सोच वहां सोच गलत हुई। जज साहब ने कहा यार बच्चे को मतलब 10 करोड़ 5 करोड़ के चक्कर में उसे कह कह के तुम 100 करोड़ का माल ले आओगे उससे, है कि नहीं बात? तो जज साहब ने कहा भाई सर ने सेक्शन 10 में एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कैपेसिटी एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। तो जज साहब ने कहा भैया ये वही एग्रीमेंट है जो क्या होंगे सर? वॉइड होंगे। लैपटॉप लौटाना पड़ेगा लौटाना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात, ऑनलाइन वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैपेसिटी सर लैपटॉप लौटाना पड़ेगा लौटाना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। शायद चॉकलेट तो ना लौटे, लेकिन क्या होगा? क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है। जज साहब वहां हमेशा गुस्से में रहेगा जहां आपकी सोच गलत, जहां आप समाज को सोसाइटी को नुकसान और गलत मैसेज देना चाहते हो। जज साहब ने कहा एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट विद द बच्चा, बच्चा बोले तो माइनर। अब यानी कि माइनर की उम्र तो क्या होती है? 18 से नीचे। तो 18 से नीचे जितने भी एग्रीमेंट करोगे सब क्या है? वॉइड है। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। अब बच्चों ने बच्चा क्या खाता था? तुमने क्या खाया? चाय में डुबो डुबो के एक डूब गया, फिर दूसरे बिस्कुट को भी हम उसी की चम्मच बनाते थे, वो भी डूब जाता था, है ना? फिर बच्चे कहते थे यार एक पापा एक नया हलवा बनाया मैंने। क्या? पार्ले जी हलवा। अब सारे बिस्किट पार्ले जी में घोल लेता है बच्चा, तो क्या बन जाता है? करा ना करा तुमने ऐसा, है ना? पार्ले जी का हलवा नहीं खाया, आज खाना है मैंने घर जाके, है ना? थोड़ी सी चाय लेनी है, 10-12 पार्ले जी डाल लेने, हलवा अपने आप बन जाएगा वो, ठीक है? अब पार्ले जी हलवा हो गया नहीं हो गया? तो बच्चा बचपन से क्या खाता आ रहा है? हमारे देश में कॉमन बिस्किट है क्या? और पहले तो बिस्किट में बिस्किट कह रहा हूँ सॉरी, बिस्कुट में पहले तो बिस्कुट में क्या होता था? वैरायटी होती नहीं थी, वो तो अब आने लगे ऐसे चॉकलेट वाले, ये वाले वो वाले। पहले तो भैया एक ही था। तो भैया तुम्हारा बचपन, पापा का बचपन, सबका बचपन किस पे गुजरा है? तो जज साहब नहीं, जज साहब का बचपन पार्ले जी पे गुजरा था। जज साहब ने कहा देवा रे देवा, है ना? बच्चे की याद में क्या बनाएंगे? सेक्शन बनाएंगे। बच्चा खाता पार्ले जी इसलिए सेक्शन, जोर से बोलो, बच्चा खाता पार्ले जी सेक्शन जी। जी माने जीनियस, है ना? तो बच्चा खाता पार्ले जी इसलिए सेक्शन 2 जी। जे जे वॉइड है, इसका मतलब 2 एग्रीमेंट किस साथ बेकार होते हैं? एग्रीमेंट विद द माइनर इज। एक चीज और बताओ, चलो तुम एक चीज और बताओ, वीडियो नहीं दिखाते, सर्च करते हैं। तुमने कभी इससे मुलाकात की है? दिखा रहा हूं अभी। मिले उससे? इससे मिले कभी? है? बोलो। मेट्रो में मरवाया भाई, मेट्रो में जाना छोड़ दूंगा मैं। बोलो जल्दी। कभी मिले इसके साथ? वो घूम रही है बाल, नहीं मैं मोहनजूली का, तू कह रहा साइन कर, साइन कर। कभी मोहनजूली का साइन कराया है? अच्छा तुम भी भैया बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह एकदम दिल के पक्के निकले, है ना? दिल के पक्के निकले, कोई बात नहीं, मुझे पता है मोहनजूली का बीमार है, ये है वो है, मैं ठीक इलाज कर। अक्षय कुमार इलाज करता है पिक्चर में, पहली वाली भूल भुलैया, है ना? राइट। अब भैया ये बहन हमारी कोई बाल बाल खोल के मैं मोहनजूली का, है कि नहीं बात? तो सारे बगलेंगे, ठीक है? लेकिन तुम में से एक बालक बहुत बहुत ही ज्यादा दिल का पक्का निकला। उसने कहा भैया यही मौका है, ए मोहनजूली का जरा। वो बाल बाल घुमाती हुई आ रही है, बिल्कुल ऐसी, है कि नहीं बात? फिर कह रही है हाँ बोल मैं मोहनजूली का, साइन कर। यहाँ उसने भी साइन कर दिया मोहनजूली का, है ना? बताओ खुश भी हो रही है, हाँ यही करने थे। भैया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड? मैं इस वाली मोहनजूली का साइन नहीं करवा रहा, इस वाली से नहीं करा रहा भाई, ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। किस वाली मोहनजूली का साइन करवा रहा हूं? वैलिड इनवैलिड? वैलिड है वॉइड? क्यों? इसे इनके साथ साइन करना वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के दर्जे में रखूं, वॉइड एग्रीमेंट के दर्जे में रखूं? चुनाव ये है।
अगर तुम कहोगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के दर्जे में रखूंगा तो इसका मतलब तुमने ये मान लिया कि जब एग्रीमेंट था मोंजुलिका के साथ तो वैलिड था, रानी ने एनफोर्सिबिलिटी भी दे दी, इम्पॉसिबिलिटी आ गई। जज साहब कह रहे हैं नलायक भाई, इम्पॉसिबिलिटी बाद में नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी एग्रीमेंट के टाइम पे थी, तू किसी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? मोंजुलिका। अरे मोंजुलिका जैसी कोई है ना स्त्री है ही नहीं भैया। वो तो क्या नाम होता है इस पिक्चर में इसका? नहीं मोंजुलिका तो हाँ बीमारी के बाद, हाँ अवनी है ना। अरे बहुत गहराई से देखे, मुझे लगता है कुछ तो लोचा है। रात में ये भी आम ईजे तुम्हार बहन ऐसे तुम्हें करने लगती रात में, आम ईजे तुम्हार छन छन छन। ये कह रहे नहीं सर मैं तो ऐसे करती हूँ रात में, है कि नहीं बात? अब बताओ भैया बताओ, क्या क्या ये वैलिड है इनवैलिड है? क्या इनवैलिड है? हाँ भैया एग्रीमेंट ही क्या होगा सर? इनवैलिड होगा। इसका मतलब किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, अक्षय कुमार इस मूवी में क्या प्रूफ करता है कि वो मेंटली क्या है? डिसऑर्डर है। वो ये नहीं कहता वो भूत प्रेत है इसके ऊपर, कुछ भूत प्रेत का चक्कर नहीं है भाई, वो बीमारी है उसे ऐसी, है कि नहीं बात? राइट। एक ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसे मेंटली डिसऑर्डर है, मोंजुलिका, तो भैया और तुम सोच रहे हो भैया जब वो मोंजुलिका बनेगी तब साइन करा लूंगा, तेरी सारी की सारी संपत्ति मेरी, तेरा महल मेरा, है ना, ऐसे करा लूंगा, तो वैलिड होगा इनवैलिड होगा? तो जज साहब ने बोला सर बच्चा जरूर खाता है पार्ले जी, मोंजुलिका को क्या नाम देंगे भाई? वो स्टेशन नहीं आया अभी, कुछ बच्चे बिल्कुल स्टेशन की तरह, ट्रेन जा रही धीरे धीरे, अपना अपना बैग, अरे कोने पे लगा लो बैग अपना भाई, स्टेशन पे ट्रेन रुकेगी, बहुत देर रुकेगी, है कि नहीं बात? तब जा रहा, बाकी वाला शुरू, चलो भैया स्टेशन आने वाला। अच्छा वहां भी आगे सीट घेरनी पड़ती होगी, है? अच्छा तभी स्टेशन का कॉन्सेप्ट है ये। और कुछ बालक तो अच्छे इतने खतरनाक होते हैं, पिछले वाला एक बालक तो बहुत ही खतरनाक, शुरू शुरू में जब आगे बैठने का शौक, मेरी क्लास जैसी एंड होने वाली हो, अपना बैग लेके यहीं खड़ा, सर मैं यहीं से पढ़ लूँ, सर मेरे को दिख रहा है यहीं से। मैंने कहा वहां क्यों खड़ा भाई जाके? सर मुझे वहां बताओ। अब भैया इधर से ध्यान दो, पहले मुझे बताओ मोंजुलिका को नाम क्या दूं? हाँ, तो जज साहब ने बोला मोंजुलिका को नाम मेंटल डिसऑर्डर नहीं देना, लीगल नेम देंगे अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। किसी भी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के साथ किए एग्रीमेंट क्या होंगे? वॉइड। तो मैंने तुम्हें पढ़ाई आज बातें क्या, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या बातें पढ़ाई, जल्दी से रिकॉल करेंगे, बस 2-4 मिनट लगेंगे, है ना। सबसे पहली बात क्या पढ़ी, जल्दी बोलो? एक्सप्रेस, है ना। ओरल भी माने जाता है सबसे खतरनाक बात। दूसरा इम्प्लाइड, इम्प्लाइड में कौन कौन से केस थे? कुली, चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने क्या सुन लिया बहन तूने? वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड, है ना। वो क्यों इनवैलिड होते हैं? क्योंकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ही टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में हमने 2 चीजें सीखी, एक एटीएम और दूसरा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन बोले 2, भैया जे क्या है? भैया जे वॉइड है। फिर क्या पढ़ा? वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट की आखिरी बात 2G में लीगल डेफिनेशन देखते हैं। मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट इज, अगर मैं यहां पे नॉट वर्ड डाल दूं, क्या डाल दूं? तो वो 2H से कूद कर कहां पहुंच जाएगा? यानी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज, बात समझ में आ रही है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। क्या कॉन्ट्रैक्ट मत बोल देना गलती से नशे में, वॉइड एग्रीमेंट। ये लिख की बात। अब ये अंकल जी कह रहे हैं तू मेरी बीवी को लुटका दे भाई, $10,000। पूरी भैया 8-10 लाख रुपए तो आज के जमाने में देने को तैयार है। बच्चा भी कह रहा है चल लुटकाया, है ना। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इनवैलिड? वॉइड। अब सुनना ध्यान से, एग्रीमेंट ही वॉइड। एग्रीमेंट जो वॉइड होते हैं कई जगह पर जज साहब उसे लिखते हैं वॉइड एब इनिशियो। ये तुम्हारे वाले एब नहीं है जो बीड़ी पीते हैं बच्चे। यहां एब का मतलब ये लैटिन वर्ड है, क्या है? जैसे मैंने बताया था ना, जैसे हमारी हिंदी कहां से डिराइव हुई? संस्कृत से डिराइव हुई। ऐसी जो इंग्लिश है और लीगल लैंग्वेज है वो डिराइव कहां से हुई थी? लैटिन भाषा से, राइट। तो एब का मतलब होता है
फ्रॉम। इनिशियो का मतलब होता है बिगनिंग, इनिशियल स्टेज, यानी कि तो जज साहब इतने गुस्से में आए, इतने गुस्से में आए, जज साहब ने बोला किसी बच्चे के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट, किसी अनसाउंड माइंड के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड मत बोलना, आज के बाद बोलना वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब तुम्हारी सोच खराब है, जहां सोच खराब है वहां एब इनिशियो लगता है, एब इनिशियो लगाएंगे, यानी एब इनिशियो आज का वो लीगल वर्ड है। लिखो लिखो अपनी कॉपी में, जहां तुम लीगल वर्ड लिख रहे हो, वॉइड एब इनिशियो। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, और वॉइड एब इनिशियो का मतलब, वॉइड एब इनिशियो का मतलब बेकार फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आज का लीगल वर्ड जुड़ा हमारा एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। थैंक यू, हैव अ फैबुलस डे। एब इनिशियो, फ्रॉम, एब का मतलब फ्रॉम, और इनिशियो मतलब बिगिनिंग। तो वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। थैंक यू डेटा, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय। बाय बाय। सभी दीदी लोग बाल खोल के मत घुमा देना वहां अली सर की क्लास में। चलो टाटा बाय बाय। ऑनलाइन वाले बच्चे बाय सर, बाय बाय। बाय प्रियांशु, बाय अक्षता, बाय कृष्णा, बाय किशन, बाय बाय। मैं बता रहा हूँ ये अभी ग्रुप बन गया तुम्हारा, तो मैंने इसको उनको अपलोड कर दिया ऐप पर। ऐप पर जाओ कंटेंट में। सर कुछ एसेंशियल तो सेक्शन 10 में नहीं है इसका तो। हाँ, पर वो सेक्शन 10 में ही माने जाते हैं, है ना, गलत नहीं होगा। वो कुछ अलग से लिखे हैं, कुछ 10 में लिखे हैं ना। हाँ, स्टडी मटेरियल में ऐसे लिखा है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐप खोलो, इसमें जाओ अपने सीए फाउंडेशन नवंबर में। सर वो नहीं मिला अभी सब्सक्रिप्शन। बिना सब्सक्रिप्शन के ही हो जाएगा। नहीं, बिना ऑनलाइन एक्सेस के हो जाएगा।